L stands for life, E stands for end, उसके बीच में बहुत बड़ा if है, अगर कुछ हो गया तो। हर कोई व्यक्ति चाहे मैं बीमा करवा लूं अपना, ये नहीं हो सकता। लाइफ, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? बच्चा पैदा हुआ, ये निश्चित है वो मरेगा। डेट ऑफ बर्थ सबको मालूम है, बट डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता होता। आप फुली इंश्योर्ड हो एज एन इंडिविजुअल? ये आपने मेरी दुखती रख दबा दी है वैश्या। 8-10 हज़ार में किसी को टर्म इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है 1 करोड़ रुपए का। तो इंश्योरेंस कंपनीज कमाती कैसे हैं फिर? जो अहमदाबाद में फ्लाइट उड़ा और तुरंत क्रैश कर गया, उस प्लेन क्रैश के अंदर भी 2047 तक का सरकार का क्या है विजन, आपको पता है? नहीं। मेरे करियर में अभी तक 5 केस आए हैं। भविष्य बिलीव मी, उन 5 केसेस में उन फैमिली को मैंने इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच तक जाने नहीं दिया, घर बैठे बैठे उनका काम करवाया। जॉब्स में हमें ऑलरेडी एक इंश्योरेंस है जो मिलता है, वो इंश्योरेंस इनफ होता है? हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य बीमा में होता क्या, कुछ कंडीशंस होती। फर्स्ट 30 डेज में आने वाले समय में इंश्योरेंस हमारे देश में भी मैंडेटरी हो जाएगा। पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इतने सारे हिडन चार्जेस होते हैं, अप टू एक लगाया होता है। कंपनी कभी गलत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनीज चूज कैसे करती हैं कि इस इंसान को हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते? इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि आयुष्मान भारत, ये कितनी यूजफुल होती हैं? पूरी दुनिया, इससे बड़ी गवर्नमेंट स्कीम अभी तक कोई भी नहीं। बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स प्राइवेट पॉलिसीज को भी मना कर देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं अवेलेबल। If you are traveling without a ticket on a train, it's a very small crime. But if you die without an insurance ticket, it's a very big crime because it will be a lifelong punishment for your family. Always remember that. लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना। हर 30 सेकंड में इंडिया में एक रोड एक्सीडेंट होता है, हर 10 सेकंड में कोई ना कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 3 से 5% इंडियंस के पास एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस या बीमा के नाम पे सबसे पहले माइंड में आता है कि स्कैम है या पैसे वेस्ट हैं। पॉलिसी लेने के बाद क्लेम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो कितना हेडेक होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होते हैं। इसीलिए आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जो इंश्योरेंस की दुनिया में मोस्ट ट्रस्टेड नेम है। इन्होंने पिछले 20 साल से काफ़ी फैमिलीज़ को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, पीस ऑफ माइंड दिया है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बीमा क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, स्कैम सच है या गलत है, और एक आम आदमी अपने बजट में अपने परिवार को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो स्वागत करते हैं संजय द्विवेदी जी का भविष्यवाणी पे। स्वागत है सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस होता क्या है? ओके, सो सवाल आपका बहुत अच्छा। भविष्य इंश्योरेंस क्या है, ये जानने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है ये ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे क्यों ज़रूरी है तो इसकी अहमियत ही समझ में आएगी, तो इंश्योरेंस कोई भी नहीं लेगा। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी में स्टेपनी रखते हैं जी। क्यों रखते हैं? कि बाई चांस कोई टायर पंचर हो जाए तो चेंज कर सकें। चेंज कर सकें, ठीक है। टू व्हीलर के ऊपर लोग ड्राइव करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए। नहीं, चालान बचाने के लिए। चालान बचाने के लिए, एग्जैक्टली। बट क्या ये सही का वजह है? क्या चालान बचाना ही सही एक वजह है? इंडिया में तो यही वजह होती है। इंडिया में यही वजह होती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या, आपका दिमाग क्या कहता है, मेरे क्या यही दिमाग- एक वजह है? मेरे दिमाग में तो होता है कि यार सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू व्हीलर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हैं। अनसेफ, फोर व्हीलर से ज़्यादा अनसेफ हैं टू व्हीलर्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बीमा भी या इंश्योरेंस, आप कुछ भी कह लीजिए उसको, वो भी ऐसी ही एक चीज़ है जो लाइफ एल और ई के बीच का काम करता है। यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो चीज़ें काम करती हैं आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए, वो है। तो एल स्टैंड्स फॉर लाइफ, ई स्टैंड्स फॉर एंड। तो स्टार्टिंग एंड एंड, उसके बीच में इफ़, बहुत बड़ा इफ़ है, आई एफ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके जीवन के अंदर। ये आखिर अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो गया तो ये सबको पता है, मानने को कोई राजी नहीं है। तो इस इफ़ को कवर करने के लिए हम लोग बीमा या इंश्योरेंस करवाते हैं। ये है बीमा, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो, एक आम भाषा में। लेकिन बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे हम कार इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बिल्कुल। टर्म इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। इन सब में डिफरेंट क्या है? लाइफ, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? ओके, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा है, यानी कि जीवन से संबंधित जो है, और हेल्थ इंश्योरेंस वो भी जीवन संबंधित है, बट दोनों में फ़र्क क्या आता है अगर मैं बात करूं। लाइफ इंश्योरेंस काम करता है
जन्म और मृत्यु के ऊपर, बच्चा पैदा हुआ, ये निश्चित है वो मरेगा, डेट ऑफ बर्थ सबको मालूम है, बट डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता होता। जी। बट हर व्यक्ति अपनी प्लानिंग करता है, कुछ ना कुछ अपने उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं जिसको पूरा करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे काम पैसे से होता है, तो उसकी प्लानिंग के लिए कि मैं रहूं या ना रहूं, उस किसी भी स्थिति में मेरे वो सपने पूरे होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जनरली लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि मैं या मेरा परिवार का कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका बर्डन मेरे ऊपर ना आए, मेरी पॉकेट पे ना आए, वो मैं इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, किस लिए कराते हैं? कि एक्सीडेंट हो जाए तो अगर गाड़ी डैमेज हो जाए, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैंने नहीं करा रखा होगा, हालांकि हमारे कंट्री के अंदर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगेन यहाँ पे वही चालान की बात आती है कि इंश्योरेंस गाड़ी का क्यों कराते हैं लोग, और वो भी ना करवाएं। क्यों? क्योंकि चालान कट जाएगा अगर पकड़ लिए गए। तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। 2018 के आसपास, जहाँ अगर मैं सही कह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2017 या 18 में एक रूल आया था, जब सरकार ने ट्रैफिक के उल्लंघन के ऊपर जो आपका पेनल्टी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, मल्टीपल टाइम्स कर दिया था, 5 टाइम 10 टाइम्स कर दिया था। और उस टाइम तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों की बहुत सारी गाड़ियों के इंश्योरेंस लोग करवाते ही नहीं थे। लेकिन जब ये हुआ कि वो 10 गुना पेनल्टी, 10 गुना मतलब 1,000 रुपये का चालान 10,000 रुपये का चालान होने लगा, तब लोगों के इंश्योरेंस कंपनियों के बाहर लाइनें लग गई थी कि गाड़ी का इंश्योरेंस। ठीक है, मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो आपके व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह में डील करते हैं, तो उनके मेरे पास आते हैं कि संजय आजकल तो है ना फुर्सत नहीं है कि फ़ोन करो, क्यों बात करें। भाई फुर्सत नहीं है, केसेस बहुत सारे आए हुए हैं, गाड़ियों के इंश्योरेंस, पुरानी पुरानी गाड़ियाँ इंश्योरेंस नहीं हो रखे, वो करवा रहे हैं। तो ये तो हालत है हमारी, हमारी मानसिकता तो ये है, पैसे बचाओ। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता कि अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। वो मेरी पॉकेट के ऊपर बर्डन आएगा। वो चंद पैसे बचाने के लिए हम एक बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसी प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूरी होता है कि हम कुछ पैसे खर्च करके एक मानसिक शांति को खरीद सकते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में जो फाइनेंशियल बर्डन है वो मेरी पॉकेट के ऊपर ना आए। अभी भविष्य होता क्या है, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं चीज़ें देख रहा हूँ अपने करियर के अंदर, हम लोग किसी जब कस्टमर से मिलते हैं, प्रॉस्पेक्ट से मिलते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसकी ज़रूरत को समझते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कभी कभी आधा आधा 1 घंटा की मीटिंग हो जाती है, सामने वाला 2 मिनट में मना कर देता है। अब मान लीजिए, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई बॉडी के अंदर, आपने डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर ने 3 मिनट में आपको बोला साहब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, खर्चा है जी 70 लाख रुपए का। पता लगा मेरी पूरी जीवन की कमाई चली गई। मेरे को मना करने में 2 मिनट लगा, लेकिन डॉक्टर को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जीवन, वहाँ पे ये है कि चिंता है कि भाई मैं ठीक नहीं हुआ तो, मुझे कुछ हो गया तो, ठीक है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर आपकी पूरी लाइफ की अर्निंग्स को वाइप आउट कर देता है सिर्फ 3 मिनट के अंदर। क्या ये सही है? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो आज मुद्दा उठाया भविष्य, बहुत अच्छा उठाया है कि ये ज़रूरी क्यों है, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, इसके ऊपर आपने जो बोला है तो बिल्कुल ठीक है, इस विषय के ऊपर बात करेंगे हम लोग। इसको तो बताएं। जैसे आपने बोला ना अभी कि 2010 में या 2008 में 2000, हाँ 18 में। अच्छा 2018 में कार इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया था। नहीं नहीं, कार इंश्योरेंस कंपलसरी शुरू से था, ओके। लोग करवाते नहीं थे। भाई जब गाड़ी शोरूम से निकलती तब तो मैंडेटरी होती है कि वो इंश्योरेंस होके निकलेगी गाड़ी, उससे पहले शोरूम से बाहर निकलती फाइन नहीं थी। लगा दिया था मतलब 2018 फाइन बढ़ा दिया था, मतलब वो 1,000 रुपये का चालान बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिए गए थे। तो Okay. लोगों को डर की वजह से कि अब 10,000 रुपये के चालान भरना पड़ेगा, उस चक्कर में इंश्योरेंस कराने के लिए गाड़ियों के आ गए। अब समस्या क्या होती है, चलो मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, मैं झेल लूँगा, पैसा है मेरे पास, कोई बात नहीं, ठीक है। समस्या तब खड़ी होती है जब आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। क्योंकि आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी मेंटेन करते हैं, आपने कभी उस इंश्योरेंस पॉलिसी को उठा के देखा है ध्यान से? मेजर जो चीज़ें हमने ली होती हैं वो देख लेते हैं बस। क्या देखते हैं आप? जीरो डेप्रिसिएशन है, अच्छा, और इंजन है, ठीक है, वाटर है, और एक्सीडेंट हो गया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो ठीक है। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं बस। आपने एक नाम दिया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, TPA जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है?
कि मेरी गाड़ी से किसी और का एक्सीडेंट हो तो उसका भी कवरेज मेरे को ना देना पड़े, अपना हाँ। इंश्योरेंस कंपनी दे दे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। तो अगर मेरी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति का या तीसरे व्यक्ति किसी संपत्ति का नुकसान हो जाता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वहाँ पे काम करता है। हमारे देश के अंदर आज की तारीख में अगर मैं व्हीकल इंश्योरेंस की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। जो एज पर लॉ जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करा रखा है ना तो चालान नहीं होगा, तो Okay. चालान से तो बच जाओगे। Okay. ठीक है ना। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और का कोई नुकसान हो गया तो वो नुकसान किस सीमा तक जाएगा ये आप कई बार सोच भी नहीं सकते। ओके। ये लाखों करोड़ों में कई बार चला जाता है कंपनसेशन। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, तो उस टाइम पे वो थर्ड पार्टी पूल से ही पेमेंट होती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए मैंडेटरी किया हुआ है हमारे देश के अंदर। तो जैसे आपने कहा गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन ये फाइन बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना इंश्योर कराना शुरू कर दिया गाड़ियों को। आपको ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ 3 से 5% लोग लाइफ या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं इंडिया में, तो गवर्नमेंट फ्यूचर में हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस पे भी कोई फाइन लगा दे जिसकी वजह से एकदम से सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस लेना शुरू कर दें? ओके, अगर मैं इसके ऊपर बताऊं तो आज की तारीख में अगर हम अपने देश में बात करें, भारत देश में, तो जो सफिशेंटली इंश्योर्ड पॉपुलेशन है, इसमें थोड़े से कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूँगा बीच बीच में। एक होता है कि कोई पर्सन इंश्योरेबल है कि नहीं। इंश्योरेबल मीन्स कि वो बीमा के योग्य है कि नहीं। हर व्यक्ति बीमा के योग्य नहीं होता है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हर कोई व्यक्ति चाहे मैं बीमा करवा लूँ अपना, ये नहीं हो सकता। वो बीमा के योग्य होना चाहिए। जितनी भी हमारे देश की आज की तारीख में पॉपुलेशन है उसमें जो बीमा योग्य जनसंख्या है उसका आपको सुन के आश्चर्य होगा, सिर्फ 3.7% संख्या है जो कि इंश्योर्ड है। ओके। ओनली 3.7%, लेस देन 4%। ठीक है ना। बाकी की 97% जनसंख्या आज भी अनइंश्योर्ड है या अंडर इंश्योर्ड है। ये 4% वो लोग हैं जो कि सफिशिएंटली इंश्योर्ड, यानी कि जितना बीमा होना चाहिए उतना उन्होंने ले रखा है। ओके। बाकी या तो इंश्योरेंस ले रखा है बट वो बहुत कम है ज़रूरत के मुताबिक, या है ही नहीं। तो बहुत बड़ा गैप है। तो इंश्योरेंस तो यहाँ पे होनी चाहिए। आपका सॉरी सवाल मैं भूल गया, आप कुछ सवाल ये था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में हाँ। फाइन लगा दे लाइफ इंश्योरेंस पे बिल्कुल। कि सब लोग एक साथ आके फिर कराना शुरू कर दें हाँ, इंश्योरेंस। आज से करीब 8-10 साल पहले, क्योंकि मैं पीछे मैंने 8-9 साल ट्रेनिंग भी दिया है इंश्योरेंस विषय के ऊपर अलग अलग कंपनियों में। तो जब मैं अपने सेशंस में ये बात बोलता था, 8 से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि आने वाले समय में इंश्योरेंस हमारे देश में भी मैंडेटरी हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए। तो मेरे कैंडिडेट्स, मेरे स्टूडेंट्स कई बार मेरे ऊपर हंसते थे कि सर हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोई बात नहीं, मत मानिए आप, लेकिन अगर आपने माइक्रो लेवल के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को स्टडी किया हो, आप जिस तरीके से अगर देख रहे हो, तो धीरे धीरे हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। 2047 तक का सरकार का क्या है विजन, आपको पता है? नहीं। इंश्योरेंस फॉर ऑल, ओके। यानी कि हर व्यक्ति तक इंश्योरेंस पहुंचाना है। ये गवर्नमेंट का विजन है और ये मिशन भी है कि 2047 तक हर भारतीय का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब इसके लिए तो सरकार काम कर रही है। सरकार ने इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर रिक्रूटमेंट का लोगों को, कंपनीज़ को बोला हुआ है। एफडीआई 100% ऑलरेडी कर चुकी है, ताकि है ना 100% एफडीआई आने से और फॉरेन प्लेयर्स हैं जो आके हिंदुस्तान मार्केट में काम करें। क्योंकि जब इंडियन मार्केट के अंदर आपको 97% मार्केट दिख रहा है ओपन, कि जहाँ पे काम करने की है, तो नई कंपनियाँ भी आनी चाह रही हैं। ठीक है, ऑलरेडी 26 कंपनियाँ हमारे यहाँ पे, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ, 26 कंपनियाँ ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो और कंपनियां लाइन में हैं जो लाइसेंस के लिए हैं, लगी हुई हैं, और आने वाले समय वो भारत में काम करने लगी। तो मार्केट बहुत बड़ा है, तो एक्सपेंशन तो हर तरीके से हो रहा है। भाई सरकार भी कब तक जिम्मेदारी उठाएगी? हर चीज़ हम लोग सरकार के ऊपर डाल देते हैं। मेरे घर में कोई मर गया, सरकार देगी मुआवजा। रेल एक्सीडेंट में कोई मर गया तो सरकार मुआवजा देगी। हवाई यात्रा में कोई मर गया तो सरकार मुआवजा देगी। क्यों भाई? सरकार ने ठेका ले रखा है क्या सब चीज़ का? सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, बट मैं उस विषय में जाना नहीं चाहूँगा। तो लेकिन हर चीज़ सरकार के ऊपर छोड़ने से काम नहीं चलता। हमें अपने माइक्रो लेवल के ऊपर, अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए कि एक समाज में रहते हुए एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो क्या हमें उनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए? हमें अवेयरनेस नहीं होना चाहिए? हम क्यों अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए खुद कदम उठाने से परहेज करते हैं?
और जब हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो हम उसको कहते हैं यार ये तो अपने कमीशन के चक्कर में काम कर रहा है, ये तो मुझे पीछे पड़ के रह गया है। तो इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में हम लोग ये मैंने बहुत सुना है, अरे तुम्हें तो अपने कमीशन की पड़ी रहती है, तुम तो यार खून पीते हो। जबकि मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं बड़े डिफरेंट तरीके से काम करता हूँ हमेशा। मैं हमेशा अपने जिस भी प्रॉस्पेक्ट्स की बात करता हूँ, मैं 3 से 4 बार फॉलो करता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। मैं नहीं पीछे पड़ता किसी के। लेकिन हाँ, हालांकि आप मार्केट में देखेंगे तो लोग कहते हैं कि यार इंश्योरेंस एजेंट अगर पल्ले पड़ गया तो पीछा नहीं छोड़ता, वो खून पी जाता है। ऐसी बातें कही जाती हैं। अरे वो खून नहीं पी रहा है, वो आपके भले के लिए सोच रहा है, आपके परिवार के भले के लिए सोच रहा है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। नुकसान किसका होगा? उस एडवाइज़र का, उस एजेंट को, जो सलाहकार है, बीमा सलाहकार, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है। नुकसान भगवान ना करे अगर कुछ होता है आपके परिवार को, तो नुकसान आपका है। वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका वो काम है। ओके, तो जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, जॉब्स में हमें ऑलरेडी एक इंश्योरेंस है जो मिलता है, वो इंश्योरेंस इनफ होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर हमें फिर जॉब के साथ साथ हमें बाहर से भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत है? आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हेल्थ हैं? इंश्योरेंस। ओके। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन अपने मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ के लिए लेती है, वो स्पेशली डिज़ाइन पॉलिसीज़ होती हैं, कस्टमाइज्ड होती हैं। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट उसको कस्टमाइज़ किया जाता है कि मैं किस ग्रेड के अपने एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से रहता है जनरली। ये थंब रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। अब मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर ग्रेड के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे ग्रेड के हिसाब से मेरे कंपनी ने, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, उसने मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस का लिमिट दे दिया। अब मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या वो मेरे और मेरे परिवार के लिए सफिशिएंट है या नहीं। दूसरी चीज़, क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। क्योंकि मेरी कंपनी ने, मेरा जो एम्प्लॉयर है, उसने और इंश्योरेंस कंपनी ने बैठ के आपस में एक डिज़ाइन किया और उसमें कुछ कस्टम चीज़ें डाल दी। अब कई बार होता क्या है, वो चीज़ मेरे काम की है ही नहीं, लेकिन मेरी सैलरी से उसका प्रीमियम कट रहा है और शायद मैं उस पॉलिसी कभी इस्तेमाल भी ना करूं, तो मेरे लिए वो वेस्ट हो सकता है। तो हमेशा अगर आपकी कोई भी कॉर्पोरेट या ग्रुप पॉलिसी है, तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है उसकी टर्म्स कंडीशंस, क्या वो आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं। दूसरी चीज़, क्या वो आपको सफिशिएंट कवर दे रही हैं कि नहीं। फिर आपका सवाल आया क्या क्या मुझे पर्सनल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ इसमें और बोलना चाहूँगा। ग्रुप या कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ में आप जब तक उस कंपनी या एसोसिएशन के मेंबर या एम्प्लॉय हैं, तब तक तो वो पॉलिसी काम कर रही है। जिस दिन आपने उससे अपने आप को अलग किया, वो पॉलिसी वहीं ख़त्म हो जाती उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते? है। नहीं, वो कंटिन्यू नहीं होती है। ओके। कभी भी कोई भी ग्रुप पॉलिसी पर्सनल पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा सजेशन, मेरा सुझाव सबको हमेशा ये रहता है कि आप की जो भी ग्रुप पॉलिसी चल रही है, आपकी कंपनी ने आपको बेनिफिट, बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी आपको उस तरीके का प्रोटेक्शन दे रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपना इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक अलग जरूर करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में कभी आप कंपनी बदलते हैं, आप जिस कंपनी में नई में गए वहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं है, तब क्या करेंगे आप? आपका कवरेज जीरो। या आपने जॉब छोड़ दी, आप कुछ अपना काम करना चाह रहे हैं, या आपके जॉब का टेन्योर पूरा हो गया, आप रिटायर हो गए, तब आप क्या करेंगे? आपके ऊपर हेल्थ उस कवरेज टाइम पे नहीं ले सकते हम फिर इंश्योरेंस? बिल्कुल ले सकते हैं। तो फिर हम उस टाइम पे लेंगे, पहले से हम प्रीमियम क्यों भरते रहें? हाँ, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, तो स्वास्थ्य बीमा में होता क्या, कुछ कंडीशंस होती हैं जिस लोगों को लोग जानते। जैसे होता क्या है कि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस जब पहली बार नई शुरू करता है कोई व्यक्ति, तो उसमें कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं। जैसे 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता तो क्लेम मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से आप एडमिट हो गए पहले 30 दिन में पॉलिसी शुरू होने के, तो कोई क्लेम नहीं मिलता। फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पहले साल में कंपनियां कवर नहीं करती हैं, कुछ बीमारियां जो पहले 2 साल कवर नहीं करती हैं, कुछ पुरानी बीमारियां चली आ रही हैं जिसको हम प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ कहते हैं, वो 4 साल तक कवर नहीं होती हैं कहीं किसी किस्म से। खैर, अब उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं जिसमें 1 साल या 2 साल के बाद भी कंपनियां कवर करने लगी हैं। नेचुरली प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एक थंब रूल है कि 4 साल तक, 48 महीने तक पुरानी बीमारियां कवर नहीं होती। अब मान लीजिए मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मेरी फैमिली को दे रखा है, और आज मैं कंपनी छोड़ दिया,
मैंने अपना काम शुरू किया, वो पॉलिसी तो मेरी ख़त्म हो गई। अब मैंने कहा अब तो मैं अनइंश्योर्ड हो चुका हूँ, तो मैं अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराता हूँ। अब उस कंपनी में मैंने 10 साल काम किया, तो क्या उस 10 साल का मेरे ये एक्सक्लूजन्स खत्म हो जाने चाहिए आपके हिसाब से? तो जब मैं बता रहा हूँ 30 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल के, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब मैं नई पॉलिसी परचेज कर रहा हूँ और जो मेरी पर्सनल पॉलिसी है, अब इस नई पर्सनल पॉलिसी में वो 30 दिन का, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का एक्सक्लूजन दोबारा से लगेंगे फ्रेश। ओके। और मान लो अगर पिछले 10 सालों में मुझे कोई बीमारी हो चुकी है तो मेरा सुझाव ये रहता है कि आप साथ साथ चलाइए। अगर कोई क्लेम की स्थिति आ जाए तो अपनी पर्सनल पॉलिसी को मत छेड़िए, जो आपकी ग्रुप पॉलिसी है क्लेम वहाँ से लीजिए। तो यहाँ पे एक तो उसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी नो क्लेम हिस्ट्री बनी रहेगी, आपका नो क्लेम बोनस बढ़ता रहेगा, और जब कभी आपकी पर्सनल पॉलिसी से रिक्वायरमेंट आएगी तो आपकी पॉलिसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा ओके। कि भाई आपकी पॉलिसी के चलते हुए 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से आपने कोई क्लेम नहीं, क्लेम हिस्ट्री बहुत बढ़िया है आपकी, ठीक है, तो क्लेम में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, कोई डिनाई नहीं करेगा उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमेशा हमें, मेरी तो राय ये रहती है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक उदाहरण बताता हूँ। एक मेरे क्लाइंट था, तो उसको ही मैंने यही सेम एडवाइस दिया कि भाई तो ठीक है, तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें इंश्योरेंस दे रखा है, लेकिन एक अपना अलग से हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली करवा के रख लो। शुरू में तो वो टालता रहा, लेकिन बाद में उसको कुछ समझ में आया तो उसने करवा लिया। अब जब उसने वो पॉलिसी करवाई अपनी पर्सनल, 3 महीने बाद उसने उस कंपनी से जॉब छोड़ दी। अब वहाँ तो वो उसका रिस्क कवर ख़त्म हो गया, बट उसकी एक पॉलिसी 3 महीने से चल रही थी। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पहले साल के अंदर ही उसके बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सडन, अब अपेंडिक्स ऐसी चीज़ है पहले से नहीं पता होती, वो उसके बर्स्ट कर गई, वो सडन ऑपरेशन करवाना पड़ा। यहाँ पे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर उसने नहीं कराई होती, वो कॉर्पोरेट पॉलिसी का भरोसा, और जबकि जॉब छोड़ चुका था, तो ये पॉकेट का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता। तो यहाँ पे उसकी पर्सनल पॉलिसी उसको, उसने बाद में मेरे को धन्यवाद बोला कि भाई तुमने सही टाइम पे पॉलिसी करवा दी पीछे पड़ के, तो ये मेरा क्लेम यहाँ से पास हो गया, वरना ये मेरी पॉकेट से जाना था। तो ये चीज़ होती है। और अब मैं अगर आपको बात करूँ तो हमारे देश में जो आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, दैट इज़ अप टू 60%, बहुत बड़ा फिगर है। 60% तक जो है हम लोग अपनी पॉकेट से पे कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं इन एक्सपेंसेस को। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी। पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इतने सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे कि जब हम पॉलिसी लेने जाते हैं तो आपको वो बताते हैं कि ये एम्बुलेंस इसमें इंक्लूडेड है, रूम का खर्चा इंक्लूडेड है, ये सारे टेस्ट इंक्लूडेड है। लेकिन अभी एक केस आया था जिसमें वो बंदा गया हॉस्पिटल में, तो उसको वहाँ पे जाके पता चला कि अप टू एक लगाया होता है कि एम्बुलेंस में आपका 1500 तक का इंक्लूडेड है, ठीक रूम है। में आपका 3000 तक का इंक्लूडेड है, दवाई में आपका इतना इंक्लूडेड है, और फिर एकदम सडन शॉक लगता है कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं प्रीमियम भरे जा रहा हूँ और फिर भी मुझे हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये हिडन चार्जेस का क्या सीन होता है? भविष्य ये हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, ये चार्जेस तो ओपन होते हैं। समस्या कहाँ पे खड़ी होती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। कस्टमर को मालूम नहीं होता। अच्छा, कस्टमर दर्द भी नहीं लेता। मैं हमेशा इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को ही गलत नहीं बोलूँगा, गलत वहाँ से भी होती है, ठीक है। कंपनी कभी गलत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी कभी गलत नहीं होती है, क्योंकि कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग होते हैं। तो हम गलत या हम सही हो सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे लिए, मेरे कस्टमर के लिए कंपनी गलत है। Okay. अगर मैं सही हूँ तो मेरे कस्टमर के लिए कंपनी सही है। समस्या आती है या तो मैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सारी बातें बताता नहीं हूँ, ओके। और कस्टमर भी वो दर्द नहीं लेता है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, क्या आपको मालूम है, आप जब भी कोई इंश्योरेंस आपने करवाए होंगे, आपने कभी कोई इंश्योरेंस करवाया होगा, आपके पॉलिसी बॉन्ड आता है, क्या कभी आपने, दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आपने कभी खोल के उसको ध्यान से पढ़ा पूरा, क्या लिखा उसमें क्या नहीं लिखा? नहीं। उसने बताया ना, एजेंट ने, तो हमने सुन लिया उस पर भरोसा करके। भरोसा करके क्यों भाई? कंपनी के डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी बॉन्ड में लिखे होते हैं। देखो, प्रैक्टिकली एज ए एडवाइज़र, एज ए सलाहकार, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको सारी टर्म्स कंडीशंस बता जाऊंगा पहली मीटिंग में, पॉसिबल नहीं है। एज ए एडवाइज़र मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा जो आपके फ़ायदे के लिए, जो मुझे नज़र आ रही होंगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या आपका, अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ मजे की बात बताता हूँ,
हर इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होने के बाद ना इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ समय देती है, ओके, जिसको हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में बात करूँ तो 30 दिन का समय होता है, ओके। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 15 से 20 दिन का 30 दिन का समय होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, वापस ले सकते हैं आप हम? उस पॉलिसी बॉन्ड को पढ़िए, उसके टर्म्स कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए। क्या जो एडवाइज़र आपको बता के गया है, क्या वो सारी चीज़ें ठीक हैं, उसमें हैं उसके हिसाब से, या जो चीज़ें आपने मांगी हैं क्या वो है? अगर नहीं तो आप उस पॉलिसी को कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं, ओके, और अगर वो सही है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब अब पता लगा, एक मेरे पास केस आया था, पॉलिसी 3 साल बाद खोला, वो तब तक 3 साल तक वो एनवलप बिल्कुल सील्ड ही रखा रहा उसके लॉकर में, अलमारी में। 3 साल बाद पॉलिसी खोली, उसको कोई ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना, तो अब जब उसने जब पॉलिसी बॉन्ड खोल के देखा तो कह रहा ये पॉलिसी तो मैंने मांगी ही नहीं थी, मुझे तो कुछ और बोला था, कुछ और बता के गए, ये तो कुछ और आ गया। गलती किसकी है यहाँ पे? दोनों की। मैं दोनों को यहाँ पे ब्लेम दूंगा। एडवाइज़र की भी गलती है कि अगर कस्टमर आपसे किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है तो आपको वो देना चाहिए, आपने कुछ और दे दिया, शायद अपने फ़ायदे के लिए, नेचुरली अपने फ़ायदे के लिए उसने दिया होगा। लेकिन कस्टमर की भी यहाँ पे पूरी पूरी गलती है। आपने 3 साल तक उस बॉन्ड को खोल के तक नहीं देखा, फिर आप आ रहे हो कि इसमें तो ऐसे ऐसे है, मैं तो ये मांगा था। अब क्या करेगी कंपनी? कंपनी ने आपको 30 दिन का समय दिया था, आपने नहीं देखा खोल के, 3 साल निकाल दिए, 30 दिन छोड़ दो। किसकी कमी, किसकी गलती है? ओके, कभी भी आंख बंद करके देखो, इंश्योरेंस एक विश्वास वाला विषय है, बिल्कुल ठीक, मैं मानता हूं, क्योंकि विश्वास, ट्रस्ट के ऊपर ही चीज चलती है। लेकिन एक होता है ब्लाइंड ट्रस्ट, वो नहीं होना चाहिए। सभी ग्राहकों को जागरूक होना चाहिए, ट्रस्ट करेंगे, नेचुरली करेंगे, क्योंकि जो एडवाइजर आपको सलाहकार आपको बता रहा है, आपकी जरूरत समझ के आपको बता रहा है। लेकिन आपका भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि आंख बंद करके अंधविश्वास ना करें। विश्वास करें, अंधविश्वास ना करें, दोनों में फ़र्क है। आप चीज़ों को समझें, ठीक है ना। पॉलिसी बॉन्ड आता है तो उसको देखें, टर्म्स कंडीशंस देखें, क्या जो बताई हैं वो हैं, क्या ये मेरे मतलब की है नहीं है। अगर मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो उसको मॉडिफिकेशन के लिए भेज सकता हूँ। ओके, अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं तो मैं कैंसिलेशन करा सकता हूँ, मेरा पैसा वापस आ जाएगा मेरे पास, तो कम से कम मैं बच तो जाऊँगा। बाद में चल के समस्या खड़ी हो, मैं एडवाइज़र को गाली दूँ, मैं कंपनी को गाली दूँ, तो उससे बेहतर है मैं पहले ही प्रिकॉशन ले लूँ। ओके, शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। ओके। तो आपने एक वर्ड यूज़ करा था, अंडर इंश्योर्ड। अंडर इंश्योर्ड का क्या मतलब होता है? अच्छा, अंडर इंश्योर्ड का मतलब होता है कि जितने बीमे की ज़रूरत मेरी लाइफ या मेरे हिसाब से, मेरे लाइफस्टाइल, मेरी इनकम के हिसाब से है, क्या मैंने उतना ले रखा है या नहीं। ओके, अगर नहीं ले रखा तो मैं अंडर ये कैसे इंश्योर्ड हूँ। पता चलेगा कि मुझे कितनी ज़रूरत है? इसका एक थंब रूल होता है, एक अंगूठा छाप तरीका जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि मेरा जितना अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो मेरा जितना एनुअल इनकम है, तो कम से कम 20 गुना, मिनिमम 20 टाइम्स ओके, इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके। अगर मेरा 10 लाख का इनकम है तो मुझे 2 लाख का ना, इंश्योरेंस ले 20 टाइम्स। 20 टाइम्स? हाँ, तो अच्छा, 10 लाख का 20 टाइम्स ओके, 2 CR, ओके। तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस इंश्योरेंस होना चाहिए कम से कम, मिनिमम। ठीक है ना, इट कैन गोज अप टू 30-35 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट, मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है ना। और हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि एज पर सिटीज़, अगर मैं, जैसे हम लोग मेट्रो सिटीज़ में बैठे हुए हैं तो मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है, आज की तारीख में, और मेडिकल इन्फ्लेशन अराउंड 13 to 14% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कम से कम या तो 10 लाख का इंश्योरेंस हो, या मेरी जो एनुअल इनकम है उसका 50 टाइम्स उतना इंश्योरेंस कवर मेरा हेल्थ में होना चाहिए, दोनों में से जो ज़्यादा हो। मान लीजिए अगर मेरी एनुअल इनकम 10 लाख है तो उसके हिसाब से तो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर, हाँ, बट ज़्यादा कौन सा है, 10 लाख या 5 लाख? 10 लाख, तो मेरे को 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लेके जाना चाहिए। ओके, और अगर मेरा जो एनुअल इनकम है से 50 लाख का है, हाँ, तो मेरा कम से कम 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके पीछे एक वजह है, लॉजिकल है, आप उसको समझिए। अगर मैं हाई इनकम ब्रैकेट में हूँ तो क्या मैं किसी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना पसंद करूँगा? शायद नहीं। और मैं जब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए जाऊंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा एक प्राइवेट रूम हो। मे भी आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं, तो मे भी शायद मैं सूट बुक करूं अपने लिए एक। ठीक है, तो अब उसको कवर करने के लिए, क्योंकि मेरा रूम जिस तरीके का होगा, मेरे डॉक्टर की फ़ीस, नर्सिंग चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते चले जाएंगे। ओके,
अब मैंने 5 लाख 7 लाख का इंश्योरेंस लेके मैं कॉलर ऊंचा करके घूम रहा हूँ, अरे मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आज की तारीख में हॉस्पिटल में घुसने का मतलब है कि आदमी 1 लाख रुपए नीचे यूं आता है 1 से 2 दिन के अंदर। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, हमारी कंट्री के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 5 करोड़ व्यक्ति हर साल एडमिट होते हैं 3 से 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में। ओके 5 करोड़ व्यक्ति हर साल। ओके अब ये 3 से 4 दिन का एडमिशन का मतलब है, अगर आप किसी एक मिड लेवल हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपका 2 से 2.5 लाख रुपया 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। ओके तो मेरा 5 लाख का इंश्योरेंस क्या काम करेगा? तो ये थंब रूल्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मान लो मैं इनकम के हिसाब से ना जाना चाहूँ तो सबसे बढ़िया तरीका होता है मेरी मंथला एक्सपेंस क्या है। सबको मालूम होता है कि मेरे मासिक खर्चे क्या हैं। अब यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस में हम बात करेंगे तो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस की मैं बात कभी नहीं करूँगा कि मेरे को तो मूवी देखने का भी शौक है, मेरे को डाइन आउट का बहुत शौक है, मैं तो हर वीकेंड के ऊपर डाइन आउट करता हूँ, हर वीकेंड मूवी जाता हूँ देखने। ये लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं। जब मैं मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मंथली एक्सपेंसेस में होते हैं जो मेरे इसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, ओके उसको हम काउंट करते हैं। तो उसका मिनिमम 200 टाइम्स इंश्योरेंस कवर मेरे पास होना चाहिए। तो आप फुली इंश्योर्ड हो एज एन इंडिविजुअल? ये आपने मेरी दुखती रग दबा दी है वैश्या। 20 साल निकाल दिए मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अंडर इंश्योर्ड हूँ आज भी। मैं लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ बट मैं खुद अंडर इंश्योर्ड हूँ और इसका दर्द मेरे को जीवन भर रहेगा। क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ? उससे पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा, इंश्योरेंस हमेशा तब लेना चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना तब आपको इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। और यही मेरे साथ हुआ। जब मैं 2005 में इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया था तो शुरू में तो समझने में नया नया था, मैनेजर ने जैसा बताया वैसे करते चले गए, ठीक है ना, अच्छा जी ये पॉलिसी अच्छी है, ये ले लो वो ले लो, सब कर। लेकिन 2-3 साल के अंदर, जैसे जैसे 4 साल के अंदर मेरी इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज बढ़नी शुरू हुई, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हुआ, मेरे जिस तरह के केसेस मेरे को देखने को मिले, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि संजय, आपकी उस समय के लाइफस्टाइल, उस समय की इनकम के हिसाब से आपका इतना इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया और एक बार नहीं, मैंने 3 बार अप्लाई किया डिफरेंट ईयर्स के अंदर। तीनों बार रिजेक्ट हुआ ऑन सम मेडिकल ग्राउंड्स। नहीं पता लगा क्यों। फाइनली 2016 में जाके डायग्नोज हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर एक ट्यूमर कई सालों से डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, जो कि पकड़ में नहीं आ रहा था। ओके एंड इट वाज ए वेरी बिग ट्यूमर। ओके So I underwent a very major surgery. I just survived in that surgery. So I still have 40 stitches on my stomach. There are अच्छा। 40 stitches here. ओके So कहीं ना कहीं वो क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ऐसे नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस के लिए मेडिकल कंपनी कराती है, मैंडेटरी है, वो कराएगी ही कराएगी। कंपनी अपने खर्चे पे कराती है, वो कराती है। वो मेडिकल टेस्ट में अगर आप क्लियर कर जाएंगे तो ही आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और नॉर्मल सेविंग सॉल्यूशन से या सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी से आप अपना रिस्क कवर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। आपका पूरा जो सफिशेंटली इंश्योरेंस की जो आपने बात करी, वो सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस से ही पॉसिबल है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक चीप सॉल्यूशन होता है। से फॉर एग्जांपल, एक 30 साल का व्यक्ति है, हेल्दी है, वो 30 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, अप्लाई कर रहा है, और 1 करोड़ का इंश्योरेंस अप्लाई कर रहा है, तो उसका साल का प्रीमियम 8 से 10 हज़ार रुपये, हार्डली मैटर्स। उसने 8 से 10 हज़ार रुपये में वो अब 1 करोड़ के लिए इंश्योर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये इतना चीप है। लेकिन अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस वो बोलेगा मैं सेविंग प्लान या एंडोमेंट पॉलिसी के थ्रू करना चाहूँगा, तो द प्रीमियम विल बी टू हाई, जो कि अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो दैट्स वाई टर्म इंश्योरेंस के लिए ये कहा जाता है कि दिस द चीपेस्ट पॉलिसी, सूनर द बेटर, जितनी जल्दी ले लोगे उतना अच्छा है। ओके तो इस वजह से मैं आज अंडर इंश्योर्ड हूँ। भगवान ना करे अगर आज भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया, तो मुझे पता है कि मेरी फैमिली के पास सफिशिएंट बैकअप नहीं है कि वो फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएगी। आई वेरी वेल नो। तो मैं तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे काम पूरे हो जाए, उसके बाद बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता तो कब बुलावा आ जाए। तो आपने बताया कि 8-10 हज़ार में किसी को टर्म इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है 1 करोड़ रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनीज कमाती कैसे हैं फिर? ओके, इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये संभावनाओं का खेल है। तो
इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़े डेटास के ऊपर काम करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, ह्यूज डेटास, ठीक है ना। तो उसके ऊपर क्या होता है कि कंपनीज को पता होता है कि किस एज ब्रैकेट के अंदर या किस पर्टिकुलर एज के ऊपर मेल है, फीमेल है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसका जॉब प्रोफाइल किस तरीके का है, उसकी लाइफ के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ चीज़ों के ऊपर, उसका हैबिट्स कैसा है, उन सब चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करके बाद एक मॉर्टेलिटी रेट निकलता है जिसको मृत्यु दर कहते हैं, ओके। कि क्या संभावना है इस व्यक्ति के मरने की। तो उसके बेसिस के ऊपर वो प्रीमियम डिसाइड होता है। अब ऐसा नहीं है एक 30 साल का व्यक्ति है, 30 साल के लिए पॉलिसी ले रहा है, 1 करोड़ की ले रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो हाई रिस्क में है या मॉडरेट रिस्क के अंदर है, तो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए तो वो प्रीमियम 8 से 10 हज़ार रुपये आ रहा है, लेकिन हो सकता है जो मॉडरेट रिस्क के अंदर हो उसके लिए वो प्रीमियम 12 से 15 हज़ार रुपये हो जाएगा। ओके। हाई रिस्क में है तो कई बार कंपनी मना भी कर देती हैं। अब कंपनी को मालूम है क्या संभावना है। अच्छा, अब आपने बोला कि कंपनियां कमाती कैसे हैं इतने कम प्रीमियम के अंदर। अब मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये के अंदर अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया और मैं पहले साल में चला गया, मैंने क्या जिससे क्या गया 10,000 रुपये, मेरे परिवार को कितना मिला 1 करोड़ रुपया, तो कंपनी तो टोटल लॉस में दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इट्स ए बिग नंबर। कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी होता है ना, कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है, तो ये रिस्क पूलिंग के ऊपर काम करती है। जैसे हम लोग अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जो बात कर रहे थे गाड़ी के केस में, अब वो थर्ड पार्टी पूल क्या है उसको आप इस तरीके से समझिए तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा। हर गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है, थर्ड पार्टी तो मैंडेटरी है ही ना अपनी कंट्री में, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आदमी करवा ही रहा है। तो वो एज पर गाड़ी का जितना उसका पावर है, जितना सीसी का गाड़ी है, उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डिसाइड हुआ है, क्योंकि जितना हैवी गाड़ी होगा, जितना ज़्यादा सीसी होगा, जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, वो उतना ज़्यादा डैमेज करेगी, ठीक है, ये माना जाता है। तो उसी लिए उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। अब वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जितना भी प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है वो जा कहाँ रहा है, वो एक थर्ड पार्टी पूल में इकट्ठा हो रहा है, ओके। वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। जब भी कभी कोई थर्ड पार्टी क्लेम आता है तो वो उस पूल में से पे किया जाता है। आप इसको ऐसे समझते हैं, एक रूम है, इस रूम में हम लोग मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं, हम सब 10 लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आप भी प्रीमियम दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, सब लोग दे रहे हैं, ठीक है। क्या सबका क्लेम आ जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? अनलेस एंड अनटिल कोई नेचुरल ऐसी कैलेमिटी ना हो जाए कि सबके सब यहाँ पे छती गिर गई भगवान ना करे ठीक है, तो कुछ हो जाए, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। कोविड आया था अभी पीछे, आपको मालूम है, लोगों में हाहाकार मच गया, ये कहा गया मृत्यु दर बहुत बढ़ गया। एक्चुअली कितना बढ़ा? नो आइडिया। अगर मॉर्टेलिटी रेट 2 से 3% का था तो वो उस कोविड के टाइम पे 4 से 5% हुआ, इतना ही बढ़ा। कैजुअलिटीज इतनी ही बढ़ी, सब लोग तो तब भी नहीं मरे। कोविड तो ऑलमोस्ट सभी को कहीं ना कहीं हुआ, किसी को लाइट सिम्टम्स आए, किसी को ज़्यादा आए, बट बहुत से लोग सर्वाइव भी कर गए उसके बाद। हाँ। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब वो प्रीमियम तो इकट्ठा हो रहा है, अब कंपनी का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, सबसे प्रीमियम वो 10 लोगों से प्रीमियम इकट्ठा कर रही है, संभावना है किसी एक व्यक्ति का क्लेम आएगा। अब वो पूल तो इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, कंपनी के पास पैसा आता है, क्या वो अपने पास रखेगी? क्या करेगी उस कंपनी? मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरे को 10 लोगों ने प्रीमियम दिया, अब वो प्रीमियम मेरे पास इकट्ठा तो हो गया, मैं क्या करूँगा उसका? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर क्या मिलेगा मुझे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में के अंदर मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं उसको कमाई कर रहा हूँ। भाई कंपनी में तो चलानी है मुझे, और क्लेम भी देने की, क्योंकि मैं रिस्क के बिजनेस में तो क्लेम भी देना। तो जितना भी ये प्रीमियम कलेक्ट होता है, ये इंश्योरेंस कंपनीज कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर उसमें से वो अपने खर्चे भी निकालती है, और जो क्लेम्स आते हैं उसको भी वहीं से वो पे कर पाती है। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए, अब इसको एक मैं उदाहरण समझाता हूँ। एक गांव है, उस गांव में 100 मकान हैं, ठीक है, और एक एवरेज है कि उस गांव में हर साल आग लगती है, और ऑन एन एवरेज 10 मकान जल जाते हैं हर साल। अब ये एवरेज है कि 100 में से 10 मकान जब आग लगेगी गांव में तो 10 मकान जलेंगे। अब 10 मकानों में तो नुकसान हुआ। अब ये तो पता नहीं है, उन मकान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब गांव वाले बड़ा परेशान, अब छोटे बेचारे गरीब किसान मजदूर काम करने वाले, मकान जल गया, नुकसान हो गया, जेब से पैसा कहाँ से भरें, बहुत भारी बढ़ जाता था। गांव के मुखिया के पास गए, सरपंच के पास जाके बैठे, साहब जी आप ज्ञानी आदमी हो, बताओ क्या करना चाहिए। तो सरपंच ने कहा ऐसा करो, देखो हम लोग 100 लोग हैं। हाँ ना जी, हाँ जी, 100 लोग, सब लोग दो, तो 100 परिवारों ने 100 रुपये जमा किए, कितना इकट्ठा हो गया?
10,000। 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए। गणित मेरी भी कमज़ोर है। 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए, ये 10,000 रुपये का पूल बन गया। अब एक मकान को बनाने का या रिपेयरिंग का जो खर्चा आता है वो आता है 1,000 रुपया। 1,000 रुपये एक परिवार के लिए बड़ा भारी रकम है, जो एक छोटा गरीब किसान है। अनफॉर्चुनेटली मैं वो किसान हूँ, मेरी जेब से 100 रुपया गया। इस साल जब आग लगी तो मेरे ही मकान में नुकसान हो गया। कितने का? 1,000 रुपये का। अब ये 10,000 रुपये का जो पूल हमारा बना था, इसमें से 1,000 रुपये मुझे दे दिए गए और ऐसे ही 1,000 रुपये करके बाकी 9 और परिवारों को दे दिए गए। सबका पूरा हो गया। जेब से गया 100 रुपया, बदले में मिल गया 1,000 रुपया। ठीक है, तो ये रिस्क पुलिंग के ऊपर काम करता है। इसको रिस्क पुलिंग कहते हैं कि हम लोग, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही काम करती है क्योंकि उसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है। डिफरेंट कस्टमर्स हैं जो प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, लेकिन क्लेम सबके नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते क्लेम्स? अभी पीछे एक रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था जो अहमदाबाद में फ्लाइट उड़ा और हाँ। तुरंत क्रैश कर गया था। सबको प्रॉमिस किया इंश्योरेंस कंपनीज में कि 1-1 करोड़ रुपए देंगे, और अभी न्यूज़ आई है कि 35-35 लाख रुपए मिल रहे हैं और हाँ। बाकी के खा गए हैं। देखो, ये मैं उस विषय में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपका क्या प्रॉमिस किया गया, क्या दिया गया, किसने प्रॉमिस किया, किसने दिया, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। ठीक है ना, वो एक डिफरेंट अलग विषय है। बट पॉइंट इज, मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, उस प्लेन क्रैश के अंदर भी क्या सारे मर गए थे? एक बंदा बच गया था। हाँ। सो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। कभी भी जितने भी लोगों का इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस कंपनी करती है, या कितने भी प्रॉपर्टी का, या कि जितनी भी गाड़ियों का, 100% क्लेम कभी भी नहीं आ सकता है किसी भी वर्ष से वर्ष सिनेरियो में। इट्स नॉट पॉसिबल। क्या रीज़न हो सकते हैं कि क्लेम रिजेक्ट हो जाए? क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे कई रीज़न होते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो, जो मैंने अभी तक देखा है, कस्टमर की तरफ से लैक ऑफ अवेयरनेस, या पॉलिसी बॉन्ड को, जो अभी हम पहले भी पॉइंट उठा चुका, पॉलिसी बॉन्ड को नहीं ध्यान से देखना, या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। अभी हमने बात करी इंश्योरेंस ट्रस्ट के ऊपर काम करता है। अब ये ट्रस्ट जो है ना, ये वन वे नहीं हो सकता, ये बोथ वे है। इंश्योरेंस कंपनी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना है। इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो मुझे सारी जानकारी दे, और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को सारी जानकारी दूं। मैं आपको एक केस बताता हूं। एक क्लाइंट के टर्म इंश्योरेंस की बात चल रही थी, मैं उसको समझा रहा था। ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू ड्रिंक। वो स्मोक भी करता था, ड्रिंक भी करता है। जब मैंने उसको बोला, तो क्योंकि जब हम प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो एज पर अगेन ट्रस्ट फैक्टर है, तो सेक्शन 45 ओबेरिमा फाइट्स, इसको अटमोस्ट गुड फेथ कहते हैं। इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 45 आता है कि जहाँ पे हमें सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसी बेसिस के ऊपर रिस्क ले रही है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला ना कि एक हेल्दी आदमी को 1 करोड़ का इंश्योरेंस 8-10 हज़ार में मिल सकता है, लेकिन एक जिसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क है, जो मॉडरेट रिस्क के अंदर है, उसके ऊपर हो सकता है 12 से 15 हज़ार रुपये प्रीमियम। ये प्रीमियम क्यों बढ़ा रही है कंपनी? ये उन्हीं बेसिस के ऊपर बढ़ाती है। अब मुझे मालूम था, अगर मुझे नहीं मालूम था तो उसमें फिर मेरी गलती नहीं है। मुझे मालूम था कि वो व्यक्ति स्मोक भी करता है, ड्रिंक भी करता है। तो जब हम उसका प्रपोजल फॉर्म भर रहे थे तो उसमें मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप स्मोक करते हैं, कितना नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे आप बताइए मुझे। तो कह रहा, संजय फिर तो मुझे पॉलिसी मिलेगी नहीं अगर मैं डिस्क्लोज करूंगा। मैंने कहा आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो मैं अपनी मर्जी से लिख दूंगा, तो बेहतर है कि आप मुझे बता दीजिए। कह रहे फिर तो पॉलिसी इशू नहीं होगी। मैंने कहा वो सेकेंडरी है। मैंने कहा पॉलिसी इशू होगी नहीं होगी वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊंगा, भगवान ना करे कल को कोई बात हो गई और ये चीज़ खुल जाती है क्लेम के समय के ऊपर कि ये इस व्यक्ति ने तो बताया नहीं था ये स्मोक करता है और इसकी डेथ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हुई है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, तो क्लेम डिनाई हो जाएगा। ओके। तो आपका परिवार तो मुझे गालियाँ देगा ना, कंपनी गाली देगा। मैं वो चीज़ नहीं चाहता। तो नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे वो डिक्लेयर किया। वो ड्रिंक भी करता था, तो ड्रिंक्स के अंदर भी फिर कंपनी पूछती है, प्रपोजल फॉर्म के अंदर सारे क्वेश्चंस कंपनी पूछती है। इंश्योरेंस कंपनी गलत नहीं है, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से पूरी चीज़ें आपसे पूछती है। अच्छा जी, वाइन, बियर, जो भी जितने तरीके का, मेरे को तो उतना मालूम नहीं, बिकॉज आई एम नॉट ए ड्रिंकर, तो मुझे मालूम नहीं है। बट उसमें चीज़ें तो पर एमएल कितना वीक वो क्वांटिटी पूछी जाती है कि आपका एवरेज क्या है, आप बताइए हमें। उसने फिर बोला, कह रहा संजय अगर मैं ये भी बता दूंगा तब तो फिर बिल्कुल ही पॉलिसी नहीं मिलेगी। मैंने कहा बताना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ आप ही। तो खैर उसने 2-3 चीज़ें जो वो नॉर्मली लेता था, तो उसने मेरे को बताया कि लगभग इतना इतना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप
4 साल पॉलिसी वो चल चुकी थी, अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन डाइस, सडन डेथ थी, ओके ठीक है, नो मेडिकल हिस्ट्री, नथिंग, कुछ भी नहीं, इट वॉज जस्ट अ सडन डेथ, ठीक है। अब नेचुरली द रिस्क कवर इज वेरी ह्यूज, इट्स नॉट ए स्मॉल पॉलिसी, बहुत बड़ी पॉलिसी थी, उसकी और भी पॉलिसी मेरे पास चल रही थी। सो लास्ट टर्म इंश्योरेंस ही उसने मेरे से लिया था। तो नो, सिंस इट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ क्लेम, तो सारा इन्वेस्टिगेशन इंश्योरेंस कंपनी ने करा दिया, क्योंकि यंग एज के अंदर अराउंड 44-45 ईयर्स ऑफ एज, नो मेडिकल हिस्ट्री, नथिंग, कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ भी नहीं, सडन डेथ कैसे। तो नेचुरल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसमें फिर वो पुलिस केस भी बना, आपका पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ, सारी चीज़ें उसके अंदर हुई। इंश्योरेंस कंपनी ने जब इन्वेस्टिगेशन कराई तो घर पे आके इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे वो पहले काम करता था उन कंपनीज में आके इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे वो करंटली एम्प्लॉयड था वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, नेबर से इन्वेस्टिगेशन, जिस हॉस्पिटल में उसको लेके गए थे वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम में जाके इन्वेस्टिगेशन, पुलिस डिपार्टमेंट से इंक्वायरी, सब चीज़ कंपनी ने करवा लिया, ओके हर जगह से इंक्वायरी हो गई। ओके निकला सब। अच्छा, यहाँ पे सब चीज़ें हमने डिक्लेयर करी हुई थी, तो हमारे पास ऐसा कोई डर, हमें तो कोई डर था ही नहीं। वो क्लेम 100% पास हुआ विद इन 3 मंथ्स, ओके ठीक है। इट्स वॉज ए ह्यूज अमाउंट, तो 3 महीना लगा उस क्लेम को पास होने में, क्योंकि एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिव क्लेम होता है तो अथॉरिटी ने इंश्योरेंस कंपनीज को राइट दे रखा है कि आपको 120 डेज के अंदर अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आपको येस या नो करना है। ओके इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और अगर नॉर्मल क्लेम होता तो विद इन 30 डेज आपको क्लेम सेटल करना होता है। तो बाकी पॉलिसीज क्लेम तो 3 दिन में सेटल हो गए, 30 डेज तो बहुत दूर की चीज़ है, 3 दिन में क्लेम सेटल हुए बाकी पॉलिसीज के। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट था टर्म इंश्योरेंस का, तो इसको 3 महीना लगा, बट 3 महीने में 100% क्लेम आएगा, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड, ओके एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड। अब यहीं पे अगर मान लीजिए ये डिक्लेयर नहीं किया होता, अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, स्मोक भी करता है, ड्रिंक करता है। अब ड्रिंक एंड ड्राइव, ये केसेस आपको बहुत सुनने को मिलते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सीडेंट्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक्सीडेंट के अंदर ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत आते हैं। अब मैंने तो अपनी पॉलिसी लेते समय कंपनी को बताई, जी मैं तो साधु संत आदमी हूँ, मैं तो जी बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ठीक है जी, बिल्कुल मैं तो सच्चा हूँ। डेथ किस में हुई? ड्रंक एंड ड्राइव केस में। इंश्योरेंस कंपनी का सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा, जब वो क्लेम जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का, प्रपोजल फॉर्म उठाएगी कि प्रपोजल फॉर्म में क्या डिक्लेयर किया था। वहाँ पे डिक्लेयर किया है नॉन ड्रिंकर, एंड द पर्सन डाइड इन एन रोड एक्सीडेंट इन ए ड्रंकन स्टेट। तो सो कंपनी ने आपको धोखा दिया, आपने कंपनी को धोखा दिया, तो कंपनी क्लेम क्यों देगी भाई आपको? ओके अगर उसने लिखा होता फॉर्म में कि हाँ, वो ड्रिंक करता है, हाँ, तो ड्रिंक एंड ड्राइव में उसको पूरा क्लेम मिलता। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, अगर आप लॉ के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो तो भी नहीं और मिलता। तो डेथ हो जाएगा, तो एज पर लॉ ऑफ द लैंड द क्लेम विल बी डिनाइड। अब क्या ड्रिंक एंड ड्राइव इज ए लॉफुल एक्टिविटी? बताइए आप मुझे। लॉ तो इलीगल तो है, लेकिन फाइन चालान लगा के छोड़ देते हैं फिर। देखिए फिर अगेन हाँ। उस तरफ मैं फिर नहीं जाऊंगा कि वो चालान लगा के छोड़ दिया, बट चालान क्यों लगाया? बिकॉज इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी। ओके चालान लगा के छोड़ दिया, ठीक है, बट है तो इलीगल ना, दैट मीन्स इट इज़ नॉट लीगलाइज्ड कि आप ड्रिंक करके ड्राइव करो। हाँ, अगर यही वो ड्राइव ना कर रहा होता, रोड पे खड़ा पैसेंजर होता रोड पे खड़ा होता, तो कोई बात नहीं, तो मिलता क्लेम। तो क्लेम मिल जाता क्योंकि डिक्लेयर किया हुआ था। और अगर सपोज लिखा हुआ है कि नॉन स्मोकर है, नॉन ड्रिंकर है, पर 1 साल बाद उसने स्मोकर ड्रिंक करना शुरू कर दिया, तो कैसे अपडेट कराना पड़ता है? हाँ, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लंबी अवधि के 10 साल, 15 साल, 25 साल की पॉलिसीज ली जाती हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि जिस समय आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, उस समय की जो सिचुएशन है वो आप मुझे सही से बता दीजिए। ओके बाद में मेरी हैबिट चेंज हो सकती हैं, उसमें कोई, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी होगी तो वो दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड, उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है भाई, उस टाइम पे नहीं करते थे, बाद में वो आदत पड़ गई। लेकिन जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, जो सिंगल ईयर पॉलिसीज़ नॉर्मली होती हैं, यहाँ पे चूंकि ये 1-1 साल के बाद हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, हर साल नई पॉलिसी बनती है, नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं कंपनी, क्योंकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे हैबिट्स चेंज हो गए हैं तो आपको बताना चाहिए,
अगर कंटिन्यूटी में चल रहा है, जैसे लैप्स हो गया मान लीजिए पॉलिसी, कई बार क्या होता है कि मेरी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चली, साल भर कंप्लीट हो गया, मैंने उस पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया, वो पॉलिसी खत्म हो गया, लैप्स हो गया, जीरो हो गया, मैं फिर गया, तो अब मेरी हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, तो आई हैव टू डिक्लेयर। इवन लाइफ इंश्योरेंस में भी ये चीज़ होती है। लाइफ इंश्योरेंस में हर साल प्रीमियम तो देना होता है, कॉन्ट्रैक्ट भले ही 25 साल का है, लेकिन प्रीमियम तो हर साल पे करता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट को चालू रखने के लिए। अगर मैंने कभी प्रीमियम टाइम से नहीं दे पाया और मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लैप्सेशन स्टेट में चली जाती है, तो हमारे पास एक प्रोविज़न होता है कि हम प्रीमियम पे करके उस पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं कुछ टाइम बाद। उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है ना। कई बार पेनल्टी लॉ के साथ होता है। और अगर 5 साल तक से पॉलिसी लैप्स पड़ी है, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पॉलिसी को लैप्स हुए 5 साल हो चुके हैं, तो हमारी कंट्री में फिर ऐसी पॉलिसी रिवाइव भी नहीं होती है। Okay. 5 साल के अंदर अंदर मैं उसको रिवाइव करवा सकता हूँ, डेफिनेटली विद पेनल्टी। लेकिन जब मैं पॉलिसी को रिवाइवल के लिए जाऊँगा, तो मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि अब मेरी हेल्थ की क्या है, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरी हैबिट्स में कोई चेंज आया है, मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया है। आई हैव टू अगेन डिक्लेयर टू द इंश्योरेंस कंपनी। उसी बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी फिर डिसीजन लेती है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हमें रिवाइव करना भी है या नहीं करना, और अगर करना है तो किन टर्म्स कंडीशंस पे करना है, तो मुझे तब फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा। Okay. लेकिन अगर कंटिन्यूटी में चल रहा है, मैं प्रीमियम टाइम से भर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कंटिन्यूटी में चल रही है पॉलिसी, हर साल मैं टाइम टू टाइम उसको कराता जा रहा हूँ विदाउट गैप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. हैबिट्स चेंज हो सकती हैं बाद में, उसके लिए कोई तो दिक्कत ये चूज़ कैसे करते हैं कि जैसे आपने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को बीमा मिल जाए, वो करने अप्लाई करने जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज चूज़ कैसे करती हैं कि इस इंसान को हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते? ओके। क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं कुछ, जैसे कैंसर है, किसी का हार्ट सर्जरी हो रखा, बाईपास हो चुका है, ठीक है, स्टंट डला हुआ है, ये हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी को HIV है, ठीक है ना, जहाँ पे क्रिटिकल इलनेसेस है, टर्मिनल इलनेसेस हैं, तो जहाँ पे कंपनी को मालूम है कि श्योर शॉट क्लेम आना ही आना है, आज नहीं तो कुछ समय के बाद, तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी वो रिस्क नहीं लेंगी, क्योंकि मालूम है अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी के पास पब्लिक का पैसा आ रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आंसरेबल होती हैं पब्लिक के लिए, टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑल्सो, कि आपने इस पैसे को कहीं मिसयूज़ तो नहीं किया। क्यों ऑडिट होते हैं? इसलिए ऑडिट होते रहते हैं, ठीक है ना। ऑडिटर जनरल, सेंट्रल ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट्स इसके ऊपर बनती हैं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। सो इंश्योरेंस कंपनी जब रिस्क ले रही है, तो क्योंकि वो आंसरेबल है, लायबल है पब्लिक को आंसर देने के लिए कि आपने मेरे से पैसा कलेक्ट किया, आपने एक ऐसे व्यक्ति का इंश्योरेंस कर लिया जहाँ पे आपको मालूम था ये क्लेम आएगा ही आएगा, तो आपने क्यों इंश्योरेंस दे दिया, आपने मेरा पैसा वेस्ट किया। Okay. तो पब्लिक क्वेश्चन उठा सकती है, गवर्नमेंट क्वेश्चन उठा सकती है, ऑडिटर क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। अब अंडरराइटर जो कि इस रिस्क को एसेस करता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हालांकि दे आर हाईली एक्सपर्ट, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग कभी कभी गलती हो जाती है, बट दैट इज़ वेरी रेयर चांस। तो अब ये अनइंश्योरेबल पॉपुलेशन है, ठीक है ना। अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूं, हमारी कंट्री में 18 साल एक मेजर माना जाता है, तो 18 साल से कम का व्यक्ति, उसका टर्म इंश्योरेंस नहीं होता। Okay. मेजर होना जरूरी है, नंबर 1 कंडीशन टर्म इंश्योरेंस के लिए। नंबर 2, वो अर्निंग होना चाहिए। 18 का हो गया लेकिन अभी भी नॉन अर्निंग है, डिपेंडेंट अपनी फैमिली के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, तो टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। Okay. तो ये भी एलिजिबल नहीं है ना। टर्म इंश्योरेंस कंपनीज जनरली, जो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, नॉर्मली 60-65 की एज तक देती हैं, इसके बाद नहीं देती हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का एक्चुअल यूज़ या पर्पस तब तक ख़त्म हो चुका होता है। तो टर्म इंश्योरेंस के हिसाब से वो पॉपुलेशन भी अनश्योरेबल हो गई, या तो वो अंडर एज्ड हैं, या ओवर एज्ड हैं, या वो किसी ऐसी क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस से ग्रसित हैं कि हम उनको इंश्योरेंस नहीं दे सकते, तो ये अनइंश्योरेबल पॉपुलेशन आती है। Okay. ये चीज़ तो 18 से 65 इयर्स तक के लोग ही टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल रहते हैं। एलिजिबल होते हैं, अर्निंग होने चाहिए। अगर अर्निंग मेंबर नहीं है, मेरी वाइफ है, ठीक है, शी इज़ अराउंड 46 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, तो वैसे तो एज वाइज एलिजिबल है, बट शी इज़ ए नॉन अर्निंग मेंबर, तो वो टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। Okay. हाँ, वो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी कोई एज लिमिट है? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपको बच्चा पैदा हुआ है तब से और टिल एनी एज वो हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और लाइफ उसके लिए इंश्योरेंस के लिए भी? लाइफ इंश्योरेंस में अगेन
लाइफ इंश्योरेंस में ये है ना, फिर ये देखा 18 जाएगा to 65. 18 to 65 टर्म इंश्योरेंस के लिए। अब लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। टर्म इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। Okay. लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस के अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंसेज होते हैं, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी होती है जिसको हम नॉर्मल सेविंग सॉल्यूशंस बोलते हैं, यूलिप प्लान्स होते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट लिंक हो जाता है, ठीक है, या सेविंग्स हो जाता है, सेविंग्स प्लस प्रोटेक्शन लिंक हो जाता है। तो उस तरीके की पॉलिसीज़ भी हैं। उस तरीके की पॉलिसीज़ के अंदर हम 30 डेज़ का ओल्ड बच्चा है वो पॉलिसी हम वहाँ भी करवा सकते हैं, एक्सेप्ट टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो हम 30 दिन के बच्चे की लाइफ के ऊपर भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, एंड वी कैन परचेज इंश्योरेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ से टिल 65-70 ईयर्स ऑफ एज तक भी हम ले सकते Okay. हैं, वो चली जाती हैं, ठीक है। हाँ, बियॉन्ड इसके नहीं जाएंगी, क्योंकि देखिए आप भविष्य इसको समझिए, इंश्योरेंस का अगेन पर्पस क्या है, मैं इंश्योरेंस क्यों करवा रहा हूँ कि इन केस कोई ऐसी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है जिसका डायरेक्ट फाइनेंशियल बर्डन मेरी पॉकेट के ऊपर आ रहा है, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ। मेरी ऑलरेडी एज 70-75 ईयर्स एज हो चुकी है, मेरी सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब तक कंप्लीट हो चुकी हैं, मैंने बच्चों की शादी कर चुका हूँ, दे आर वेल सेटल्ड एवरीथिंग, वो अपना अर्निंग कर रहे हैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी और मेरी अपनी बीवी की बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस क्या करेगा, यहाँ पे हमें क्या रिटायरमेंट प्लानिंग करा हुआ था कि नहीं करा था, ताकि मेरी और मेरी पत्नी का बुढ़ापा आराम से कटता रहे। वहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग हम इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू भी कर सकते हैं, Okay. बट वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होता, वो सिर्फ और प्योर रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ, इट्स ए वेरी ब्रॉड टर्म, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस नहीं आता है, इसके अंदर और भी तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस भी आते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस भी आते हैं, और आपका यूलिप प्लान्स भी आते तो हैं। मतलब अगर मैं 30 साल के एज में अपना एक लाइफ इंश्योरेंस लेती हूँ और 60 साल में मैं रिटायर हो जाती हूँ, हम्म, तो मैंने 30 साल प्रीमियम पे करा हुआ है, हम्म, तो 60 साल के बाद जब तक भी मैं ज़िंदा हूँ मुझे एक पेंशन मिलती रहेगी। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा समझना चाहूँगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सही समझाऊँ कि नहीं। आपने बोला कि 30 साल की उम्र में आपने एक पॉलिसी लिया और 60 साल की उम्र तक आप प्रीमियम भर रहे हैं, यानी कि आपने 30 साल तक प्रीमियम भरा, आपने ये बोला। हाँ, किस तरीके का पॉलिसी आपने लिया हुआ है, किस पर्पस के लिए लिया हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान लिया हुआ है। तो रिटायरमेंट प्लान का मतलब क्या होता है? अगेन मैंने आपको बोला ना कि रिटायरमेंट सॉल्यूशन, अगर मैं प्योर रिटायरमेंट सॉल्यूशंस की बात करूंगा जो कि इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, उसमें इंश्योरेंस शब्द नहीं आता है, यानी कि Okay. कोई रिस्क कवर नहीं है कि अगर डेथ हो गई बीच में तो आपकी फैमिली को कुछ मिलेगा, नहीं, वो इंश्योरेंस कवर नहीं है। यहाँ पे जो टर्म यूज होती है इंश्योरेंस की लैंग्वेज में, उसको कहते हैं सम एश्योर्ड, ओके, बीमा राशि, बीमा धन, ठीक है ना, सम एश्योर्ड। रिटायरमेंट सॉल्यूशन में कोई भी सम एश्योर्ड नाम की चीज़ नहीं होती है, प्योर रिटायरमेंट सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। सेविंग सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूँगा तो सेविंग सॉल्यूशंस मेरे पास होल लाइफ सॉल्यूशंस भी हैं कि टिल 99-100 ईयर्स ऑफ एज, तो ऑलमोस्ट आज की तारीख में 100 साल की उम्र तक कौन जी रहा है, ठीक है ना। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कंट्री में जो है, एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ अराउंड 74 ईयर्स, 75 ईयर्स, इसके बियॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। सो 74-75 साल की उम्र तक मैं जीवित रहूँगा, तो टिल 100 ईयर्स ऑफ तक मैं कवर्ड हूँ। अब सेविंग सॉल्यूशंस में क्या फ़र्क आता है? सेविंग सॉल्यूशंस में होता है कि इसके अंदर एक प्रोटेक्शन पॉइंट होता है, एक प्रोटेक्शन पार्ट होता है, एक सेविंग पार्ट होता है। तो मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन मेरा प्रोटेक्शन के अंदर जा रहा है, से मेरा उसके अंदर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है Okay. फॉर एग्जांपल सेविंग सॉल्यूशंस के अंदर, और मैंने 30 साल तक प्रीमियम भरा, 30 साल के बाद उस पॉलिसी का मैच्योरिटी हो रहा है, ठीक है ना, और उस समय मुझे उसका पैसा मिल रहा है, जो भी मेरा सेविंग का जो भी मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट हार्डली 6 to 7% का रिटर्न नॉर्मली आता है ऑन एन एवरेज, उसके हिसाब से मेरे को उसका पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये 10 लाख का कवर जो इंश्योरेंस कवर है, इट विल कंटिन्यू फॉर से नेक्स्ट 40 ईयर्स ऑल्सो टिल 100 ईयर्स ऑफ एज। अगर मेरा ये 30 साल प्रीमियम देने के दौरान अगर डेथ हो जाता तो मेरी फैमिली को 10 लाख रुपया, क्योंकि वो मेरा इंश्योरेंस कवर है, दैट इज़ अ छतरी, वो मेरे ऊपर एक अम्ब्रेला 10 लाख रुपए का, वो मेरी फैमिली को मिलता, प्लस जो मैं सेविंग्स के लिए दे चुका था पैसा, उसके ऊपर जितना ग्रोथ आ चुका वो मिल जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली उन 30 सालों के दौरान जब तक मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ मेरा डेथ नहीं हुआ, तो मेरे को उसका मैच्योरिटी मिल गया, मैं उसको पैसे को एंजॉय कर रहा हूँ। अब ये सेविंग पार्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये 10 लाख का इंश्योरेंस मेरा अभी भी चल रहा है क्योंकि होल लाइफ पॉलिसी है। ओके,
तो इसमें मेरे को प्रीमियम नहीं पे करना पड़ आप रहा? प्रीमियम नहीं पे करना, बट ये 10 लाख का कवर चलता रहेगा। ओके। अब इन अगले 40 सालों के दौरान अगर कभी भी मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे परिवार को 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। ओके। ये तो हो गया इंश्योरेंस कवर। तो किस रिटायरमेंट एज में ऐसा नहीं होता किस है। एज के बाद हमें प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता? ये देखो, इसमें विषय ये डिपेंड करता है कि आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना चूज किया है, ओके। क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रीमियम ऑप्शन, लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन, रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन, अलग अलग तरीके की ऑप्शंस होती हैं, ठीक है ना। मैं क्या कंफर्टेबल हूँ, कई लोगों का आज की तारीख में जो माइंडसेट है, स्पेशली यंग जनरेशन का माइंडसेट होता है, मेरे को ज़्यादा लंबी लाइबिलिटी नहीं पालनी, मैं 10 12 15 साल के अंदर प्रीमियम देकर फ्री होना चाहता हूँ, उसके बाद आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, मेरे को प्रीमियम नहीं देना पड़ता, बट मेरा पॉलिसी चलता रहे। तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो आप अपने प्रीमियम की लाइबिलिटी को जल्दी से ख़त्म कर देते हो। एक्चुअली इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, इट्स अ कॉस्ट विच यू आर इनकरिंग। आप एक कॉस्ट है जो पे कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को कि इन केस कुछ हो गया, इफ़, अगेन इफ़ के ऊपर आऊँगा, लाइफ के अंदर जो इफ़ आता है, इफ़ एनीथिंग हैपन्स, तो मेरा फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्टेड है। और अगर नहीं होता है तो ठीक है, मेरे को तो पैसा मिल ही रहा और मेरी प्रीमियम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, पॉलिसी विल कंटिन्यू, बट मेरे को प्रीमियम नहीं पेना, मेरी वो टेंशन खत्म हो गई। तो ये अलग अलग तो ऑप्शंस ये वेरिएंट्स है। इंश्योरेंस जो है ये एक मिडिल क्लास जनता के लिए बना हुआ है या फिर हाई क्लास के लिए भी बना हुआ है? आपको लगता है कि अंबानी को इंश्योरेंस की ज़रूरत है या उसे लेना चाहिए? अंबानी को भी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। इंश्योरेंस का किसी भी व्यक्ति के सोशल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हो सकता है मेरी वर्थ 5 करोड़ की हो, तो मैं 5 करोड़ के हिसाब से इंश्योरेंस होऊंगा। अंबानी की वर्थ 5,000 करोड़ की होगी, तो 5 करोड़ के हिसाब से इंश्योरेंस कराएगा अपना। कराना चाहिए एक्चुअली, और आई एम श्योर करा भी रखा होगा। ठीक है। सो सोशल स्टेटस या मेरा फाइनेंशियल स्टेटस या मेरे सोसाइटी में क्या पोजीशन है उसके हिसाब से नहीं है। इंश्योरेंस मेरा लाइफ का वैल्यू क्या है। लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक कॉन्सेप्ट आता है, मानव जीवन मूल्य। वैसे तो मानव जीवन का मूल्यांकन हम लोग नहीं कर सकते, ये अमूल्य है, क्योंकि जिस परिवार का व्यक्ति चला जाता है, अगर उससे जाके आप पूछोगे कि भाई जो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ पे चला गया उसकी कीमत क्या थी, क्या करेगा वो? पकड़ के मारेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति का उस परिवार में जो आर्थिक योगदान था उसको तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना। देखो, पैसे काम पैसे से चलेगा। आज जो मैं भी आपको एग्जांपल बताया कि उसका अच्छा खासा एक टर्म इंश्योरेंस अमाउंट था, अनफॉर्चुनेटली दैट वेंट, और मेरे कैरियर में 5 डेथ क्लेम ऑलरेडी मैं सेटल करवा चुका हूँ। इट्स वेरी पेनफुल, ठीक है ना, क्योंकि और ये 5 डेथ क्लेम्स जो हुए हैं ये कहीं ना कहीं मेरे नियर एंड डियर वंस में ही हैं, ठीक है ना। तो इट्स बिकम्स वेरी पेनफुल। उस व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगेन बात वही आती है कि पैसे काम पैसे से ही चलेगा ना। आज मैं मर के चला गया, क्या मेरे परिवार का खर्चा बंद हो जाएगा? नहीं, राशन घर में आना ही आना है, बिजली का बिल तो जाएगा ही जाएगा, बच्चों के अगर मेरे पढ़ रहे होंगे, स्कूल कॉलेज में जा रहे होंगे तो उसकी फीस जानी ही जानी है, ठीक है ना। मकान अगर किराए का है तो मकान मालिक किराएदार 2 महीने नहीं आएगा, 3 महीने नहीं आएगा, उसके बाद तो आएगा ना किराया मांगने। भाई ये काम तो पैसे चलने वाला है, लेकिन कमाने वाला व्यक्ति मैं था, मैं चला गया। अगर मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है कि मेरे जाने के बावजूद भी मेरे परिवार का लाइफस्टाइल चेंज ना हो, लाइफस्टाइल मेंटेन बना रहे, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो करवा के रखूं। तो चाहे फिर वो मैं हूं या वो अंबानी हो, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति चला गया। तो हम जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, वो जो कमाने वाले व्यक्ति है उसकी कमाई के हिसाब से उसका एक वैल्यूएशन होता है। तभी जो हम लोग कह रहे हैं ना सफिशिएंट इंश्योरेंस की जो बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो सालाना आमदनी है उसका 20 गुना इंश्योरेंस उसको लेकर रखना चाहिए। वो इसीलिए है कि अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इफ इट हैपन्स, तो उसका फैमिली एटलीस्ट उस पैसे से अगले 5 7 10 साल सर्वाइव कर सके। सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ मैं, लग्जरी लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा, सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ। और नॉर्मली अगर ये ऐसा इंसिडेंट किसी के भी परिवार में होता है तो ये 5 से 10 साल का लंबा समय होता है। इस 5 से 10 साल के अंदर उस परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर तब तक खड़ा हो जाएगा जो कमाने वाला हो जाएगा। तो बट वो सर्वाइवल पीरियड तो चाहिए ना। अभी मैं जो अभी केस में आपसे डिस्कस कर रहा था, इसी केस की अगर मैं बात करूं तो दोनों बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम पे जिस समय ये इंसिडेंट हुआ। उसके साथ मकान किराए का, किराए भी जाना है, एक होम लोन भी चल रहा था, एंड दैट पर्सन सडनली पासेस अवे। वाइफ
अपना थोड़ा बहुत काम करती है, बट दैट अर्निंग इज़ नॉट सच लाइक कि वो उससे परिवार चल सके। अब ये जो क्लेम अमाउंट आया, अब हालांकि वो शब्द आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं उस लेडी के कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने यही समझाया, जब क्योंकि जब ये इंक्वायरीज़ वगैरह चल रही थी, अब वो इन्वेस्टिगेटर जब घर पे आए तो मेरे को ही बुलाया कि आप आ जाइए, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। मैं कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, क्योंकि एज ए एडवाइज़र ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे टाइम पे मैं ज़रूर खड़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सर्विस पार्ट है। तो जब इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे था तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता, तो उसने अब वो नेचुरली वो फ़ोटो खींच रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी ट्रॉमेटिक। एक वाइफ के लिए जिसका हस्बैंड यंग एज में चला गया हो, जहाँ पे पूरी लाइफ दिखाई दे रही हो, सो इट इज़ अनइमेजिनेबल। मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो किस ट्रॉमा में, किस चीज़ में होगी। तो शी सेड कि संजय भैया मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मैं उसको सिर्फ ऐसे एक ही बात कह पाया उस समय। मैंने कहा मुझे मालूम है ये ऐसा पैसा किसी को नहीं चाहिए होता, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें समझ में आएगा कि पैसे का काम पैसे से ही होगा। खैर वो क्लेम सेटल हुआ, सब कुछ हुआ, फिर वो होम लोन उसी पैसे से चुकाया गया, उसी सेटलमेंट सारा करवाया गया। बड़ा बेटा की भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी, आज वो बेटा कमा रहा है, ओके। ना वो सपोर्टिंग हैंड हो गया है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 3-4 साल का समय था, क्योंकि ये अराउंड 4 ईयर्स 3 ईयर्स 3.5 ईयर्स बैक का समय, तो ये 3 साल निकालने भारी पड़ जाते अन्य था। ये कैसे निकलता, मकान का किराया कहाँ से देते, बच्चे की पढ़ाई कैसे पूरी होती। और वो बच्चा एक बहुत ही इंडिया के एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, ओके। कोर्स भी सस्ता नहीं है, तो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता, पढ़ाई छूट जाती। राइट। तो प्रॉब्लम ये आती है ना कि जिस बंदे ने इंश्योरेंस कराया होता है, जो एक अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, वो एक टेक्निकल बंदा होता है, उसको पता होता है कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, मैंने क्या क्या लिया हुआ है। बट जो उसकी फैमिली होती है वो हो सकता है कि नॉन टेक्निकल हो, उसे नहीं पता कि इंश्योरेंस का क्लेम कैसे लेने हैं, बच्चे छोटे, उन्हें नहीं पता कि हम किसको अप्रोच करें। तो इस टाइप में, इस सिचुएशन में एक काफ़ी हेडेक बन जाता है फैमिली के लिए जी। कि अब हम किसको अप्रोच करें, क्या करें इंश्योरेंस कंपनी से कि वो हमें पैसा मिले। तो उसमें आप इंश्योरेंस कंपनीज खुद अप्रोच करती हैं या कोई वे है जो आप इंश्योरेंस कंपनी से अप्रोच खुद कर सकते हैं? ओके, इसमें मेरी जो कोशिश रहती है और जो मेरी टीम जो मेरे साथ काम कर रही है, उसको ही मैं ये बताता हूँ कि जब भी आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हों, कोशिश करिए कि आप उसके परिवार के साथ बैठ के उसको सलाह दें, घर पे मिलिए, कोशिश करिए। स्पेशली पत्नी तो ज़रूर हो साथ में, अगर पति के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पति पत्नी तो साथ में बैठे होने ज़रूरी हैं। उसके पीछे वजह क्या है, कई ऐसे केसेस देखे गए हैं। मेरा तो नहीं, मेरे एक टीम मेंबर का एक केस आया था, मतलब वो मेरा कलीग था, तो उसका एक केस आया था। किसी व्यक्ति के ऑफिस में जाके उसने पॉलिसी कराई और उसके घर पे किसी को पता नहीं है। उस व्यक्ति की डेथ हो गई। वो जो मेरा कलीग था वो कुछ समय तक उस कस्टमर के टच में भी नहीं था, आउट ऑफ टच था। ऑल ऑफ ए सडन एक बार वो पता करने गया कि पता लगा उसके तो पीछे डेथ हो गई है। मतलब 1.5 साल बीच में टच में नहीं रहा। उसके बाद वो जब गया तो पता लगा उसकी तो डेथ हो चुकी है। अब फैमिली में किसी को पता ही नहीं है। अब फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। अब उसको तो पता था, तो मेरा क्लाइंट है, मैंने तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है। फिर उसने बात करी, कह रहे हमें तो पता ही नहीं। कह रहे अलमारी में ढूंढो। ढूंढा गया तो एक पॉलिसी बॉन्ड निकल के आया। फिर उस कलीग ने, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी का, तो उसने वो सब क्लेम सेटलमेंट करवाया। तो अब इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, किसी भी व्यक्ति को जो अपना इंश्योरेंस, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो अपने परिवार की जानकारी में कराए। ये बहुत ज़रूरी है। छुपा के मत कराए कि नहीं, ये बताना नहीं है, जानकारी में, ताकि परिवार को ही पता हो। दूसरी चीज़, उसका रिकॉर्ड एक ऐसी डायरी में रखे जिसका एक्सेस उसकी पत्नी के पास भी रहे। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस, जो भी चीज़ें हैं, एडवाइज़र कौन है उसका नाम, मैनेजर कौन है उसका नाम, उसका नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये तो हो गया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें वहाँ पे मालूम है, ताकि अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी अपने आप कैसे अप्रोच करेगी? आपने पूछा कि इंश्योरेंस कंपनी अप्रोच करती है। जब तक इंश्योरेंस कंपनी को पता ही नहीं है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया या किसी का डेथ हो गया, तब तक इंश्योरेंस कंपनी को सपना तो नहीं आ रहा। हाउ कैन दे अप्रोच? जब तक बताया नहीं जाएगा तो किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा ना। इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी, हाँ जी ये क्लेम रेस हुआ है। तो यहाँ पे वो फैमिली वो एक्टिव होगी तुरंत क्लेम के लिए,
क्योंकि वो डायरी या वो रिकॉर्ड एक्सेस में रहेगा। दूसरी चीज़, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो भी इंटरमीडियरी है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, एज एन एडवाइज़र, ठीक है, एज ए सलाहकार। तो ये कहीं ना कहीं मेरी भी ड्यूटी है कि मैं उस क्लाइंट के टच में रहूं ताकि मेरे को उसका पता लगता रहे कि Okay. क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर जैसे ही मुझे पता चलता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, तो एट दैट टाइम इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट दैट फैमिली, ओके। क्योंकि वो फैमिली ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा में है, वो शॉक में है। तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम में आती है। अब लोग कह तो देते हैं तुम्हें तो अपनी कमीशन की पड़ी है, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो एडवाइज़र्स हैं वो ऐसे टाइम पे कितना काम करते हैं, ठीक है ना। अब मेरे जो 5 केस, मेरे करियर में अभी तक 5 केस आए हैं, भविष्य बिलीव मी, उन 5 केसेस में उन फैमिली को मैंने इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच तक जाने नहीं दिया, घर बैठे बैठे उनका काम करवाया। ये सर्विसेज मैंने दी हैं क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन ट्रॉमा। तो मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाना, हर चीज़ करवाना, फॉर्म्स भरवाना, सारी चीज़ें करना। देखो जो डॉक्यूमेंट, अब डेथ सर्टिफिकेट है म्यूनिसिपैलिटी से बनवाना है तो नेचुरली वो तो उन्हीं को बनवाना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल के भी पेपर्स हैं वही लोग अरेंज करेंगे। लेकिन उनको इन वन को सारी चीज़ें बताना कि इस क्लेम के लिए मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, आप ये अरेंज करिए, जैसे ही अरेंज होते हैं मुझे बताइए। मैं घर पे जाके बैठ के सारे फॉर्म्स कंप्लीट करवाता था, इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराता था, ट्रैक करता था कि ये क्लेम का स्टेटस क्या है। टाइम टू टाइम उन फैमिलीज़ को अपडेट करता था कि आपका क्लेम का स्टेटस अब ये है, अब ये है, अभी है। और जैसे ही वो सेटल होता था मैं उनको बताता था कि आपका अकाउंट ये सेटल हो चुका है, प्लीज़ चेक योर अकाउंट्स, ओके। पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है या चेक बन के डिस्पैच हो चुका है। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवाइजर्स, जो इंटरमीडिएट है उनका एडवाइज़र है। बट क्लेम आपको इंटीमेट तो करना पड़ेगा। विदाउट इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैसे देगी, नहीं पता चलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस हमेशा परिवार के सदस्यों की जानकारी में होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उनको मालूम हो कि हाँ ऐसा करवा रखा है, ताकि वो दर बदर ना हो जाए। एक आपको इंसिडेंट मैं और बताता हूँ, बड़ा पुरानी बात है ये। मेरे एक मित्र हैं जो कि इसी लाइन में ही हैं और अभी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक अपने जो टू व्हीलर मैकेनिक्स होते हैं ना, स्कूटर बाइक मैकेनिक्स, तो उसका एक छोटा सा पॉलिसी कराया। नेचुरली उस इनकम बहुत कम होती है तो उसका एक छोटा सा पॉलिसी करा रखा था। वो और उसकी एक बूढ़ी माँ, उस परिवार में 2 ही लोग थे। अब वो अपना टू व्हीलर नेचुरली वहीं पे अपना रिपेयर कराने, सर्विसिंग के लिए जाते थे। तो कई साल हो गए कराते कराते, तो उसकी एक पॉलिसी करा दी छोटी सी। कुछ समय उसका जाना नहीं हुआ उस दुकान की तरफ। जब एक बार वो दुकान पे अपने किसी काम से गया तो देखा दुकान का शटर डाउन था। नॉर्मली उसका दुकान का शटर डाउन होता नहीं है। तो जब पता थोड़ा से, भाई क्या कह रहा, नहीं उसका तो ना वो एक बाइक रिपेयर आई हुई थी सर्विसिंग के लिए, तो उसकी टेस्टिंग करा था, वो उसमें एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो अब उस मेरा मित्र उसके घर पे जो एड्रेस उसके, क्योंकि हमारे पास एज ए रिकॉर्ड तो रहते ही हमारे कस्टमर्स के सारे घर, एड्रेस, फ़ोन नंबर क्या सब, तो घर के ऊपर गया तो वो बूढ़ी माँ, हालत ख़राब, क्योंकि उसकी डेथ को वो भी 4-5 महीने हो चुके थे। ओके। तो पूछा, अम्मा ऐसे ऐसे मैं हूँ, मेरा जानकार था, मैंने उसका कुछ बीमा कराया था। अब वो बूढ़ी अम्मा इलिटरेट, जो आप सवाल कर रहे हैं ना, पता नहीं होता कैसे करें, तो कहती है बेटा मुझे तो पता नहीं। अब एक कमरा है, छोटे से कमरे में रहता है, तो कह रहे बक्से वक्से रखें, हाँ देख लो अगर तुम्हें कुछ। कह रहे, बोला कि ऐसी ऐसी किताब सी आई, अपनी कंपनी का लोगो दिखाया उन्होंने कि ऐसा ऐसा कोई निशान वाला कोई पेपर, कोई कागज़ आया था क्या। अम्मा ने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं, आप देख लो अगर आपको मिल जाए। तो खैर ढूंढा उस मेरे मित्र ने, तो एक बक्से के अंदर वो पॉलिसी बॉन्ड मिल गया। ओके। उसने वो पॉलिसी बॉन्ड लेके उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाया। अब बूढ़ी अम्मा को तो कुछ पता नहीं है बेचारी, इलिटरेट, ठीक है ना। सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाया और उसका क्लेम ज़्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं था, जहाँ तक मुझे ध्यान रहा शायद 50-55 हज़ार रुपये कुछ क्लेम था, छोटी पॉलिसी थी। वो क्लेम का चेक बन के और अम्मा को उसका दिया जाके। उस अम्मा ने इतनी दुआएं दी, उस अम्मा के लिए वो 50-55 हज़ार रुपये उसमें बहुत बड़ी रकम थी। ये बेटा तो चला गया कमाने वाला अकेला, और परिवार में कोई भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम। तो ये काम तो ऐसा भी है, यहाँ पे अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। भविष्य मेरा ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। शुरू में तो देखो मैं जब इंडस्ट्री में आया था, नेचुरली मैं पैसा
देख के ही आया था कि पैसा बहुत है, नो डाउट पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री में। लेकिन 3 4 5 साल के बाद है ना, जब पहला क्लेम मेरा करियर का आया, डेथ क्लेम, उसके बाद से इंश्योरेंस के प्रति है ना मेरा नज़रिया पूरी तरीके से बदल गया देखने का। फिर ये इंश्योरेंस मेरे लिए प्रोफेशन नहीं रह गया, ये मेरे लिए पैशन बन गया। सो राइट नाउ इंश्योरेंस इज़ नॉट ए प्रोफेशन फॉर मी, या दो इट्स आई एम वर्किंग प्रोफेशनली, बट इट्स ए पैशन फॉर मी। मेरा काम लोगों को जागरूक बनाना है, एडवाइस करना है। मैं सर्विसेज उस स्टैंडर्ड तक जाके देने बिलीव करता हूँ कि अगर रात को 2:30 बजे 3 बजे भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो आई हैव टू बी देयर, मेरे को वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उसे ज़रूरत है और उसने मेरे ऊपर भरोसा करके पॉलिसी कराई है। सो इस तरीके का ट्रस्ट लोग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि क्लेम्स, अभी शुरू में आपने जैसे बोला कि क्लेम मिलते नहीं हैं, मिलते हैं नहीं मिलते, लोग धक्के खाते रहते हैं। कहते, कहावत है कि अगर इंश्योरेंस में आपका क्लेम फंसा तो जूते घिस जाएंगे, क्लेम नहीं मिलेगा। ये सब कहावतें गलत भी नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। ये निर्भर करता है कि जो सर्विस देने वाला व्यक्ति है वो आपको कितनी शिद्दत के साथ आपको सर्विसेज दे रहा है, कितना ध्यान रख रहा है आपके ऊपर, और आपकी फैमिली के साथ कितना ज़्यादा संपर्क में है, ताकि उसको सारी डेवलपमेंट्स पता है क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही। तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कस्टमर ट्रस्ट कर रहा है तो हमें भी कस्टमर का ट्रस्ट बना के रखना पड़ता है। अगर हम कस्टमर का ट्रस्ट छोड़ेंगे तो नेचुरली फिर वही बातें आएंगी, अरे नहीं इंश्योरेंस कंपनी तो चोर हैं, स्कैम्स होते हैं, ये तो सब पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं, आज भी मिलती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ख़राब कर देता है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर देना या एक कटघरे में खड़ा कर देना, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है। बहुत सारी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ भी हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, ये कितनी यूज़फुल होती हैं? इससे कोई इफेक्टिव होता है, ये इफेक्टिव होती हैं? अगर मैं आयुष्मान भारत का जो आपने नाम लिया, अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम, बट विश्व के अंदर ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट स्कीम है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बड़ी गवर्नमेंट स्कीम अभी तक कोई भी नहीं है। ओके। तो सबसे सफल, हमें तो प्राउड फील होना चाहिए इस बात के ऊपर, ठीक है ना। इस आयुष्मान भारत को या PMJAY को मोदी करके नाम से भी बोला जाता है, कई बार बुलाते हैं, ठीक है। सो ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ठीक है ना, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो सरकार का जो, अगेन मैं बता रहा कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस तरफ काम कर रही है, वो सरकार धीरे धीरे उस तरफ जा रही है। करंट सिनेरियो में पॉलिसी यूज़फुल भी है और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा बहुत बताने की, उसके बारे में। यूज़फुल ऐसे है कि क्योंकि ये आपका एज ब्रैकेट और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई पॉलिसी है, ठीक है, अभी करंट में, ठीक है ना। तो जो लोअर इनकम ब्रैकेट है उसको तक कुछ इंश्योरेंस पहुंचाने की, वह 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कम नहीं होता है, ठीक है ना। अब आपको ट्रीटमेंट, अब इस पॉलिसी का अगर मैं थोड़े से फीचर्स की बात करूं, जितना मेरे को जानकारी है थोड़ी बहुत इस पॉलिसी के बारे में, तो करीब 25,000 प्लस हॉस्पिटल्स हैं जो इसके ऊपर एम्पैनल हो रखे हैं अब तक, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिला के, और लगभग 15,000 से कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट्स और बीमारीज हैं जिसको ये अंदर कवर करते हैं, ठीक। तो स्कीम बहुत बड़ी है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर है, मास पॉलिसी है, ठीक है ना। इट्स नॉट ईजी टू मैनेज ऑल्सो, तो नेचुरली क्योंकि बहुत पुराना भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं उसको लॉन्च हुए हुए, तो कोई भी जब इतना बड़ा स्केल का जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो कुछ इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ समस्याएं इसमें भी हैं। जैसे अगर आपको मालूम, अगर आपने पीछे देखा हो तो गवर्नमेंट पीछे एक ये पॉइंट उठा था जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी कि हॉस्पिटल के अंदर ना जो आपका यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम होना चाहिए, कि हॉस्पिटल्स जो है ना एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए एक सा ही, मतलब एक रेंज उन्होंने दे दी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में, से फॉर एग्जांपल 1 से 2 लाख के बीच में इस एक पर्टिकुलर एक्स ट्रीटमेंट है, एक्स ट्रीटमेंट 1 से 2 लाख के बीच में। अब कोई भी हॉस्पिटल 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही चार्ज करेगा, अब वो चाहे वो किसी भी बड़े लेवल का हॉस्पिटल हो, ठीक है, सुपर स्पेशलिस्ट हो, या एक छोटे लेवल का हॉस्पिटल हो। अब इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट हो रहा है क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स ये कहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा, हमारा तो इसमें काम ही नहीं चलेगा, हम नहीं लेंगे। आयुष्मान भारत में थोड़ी सी ये समस्या आ रही है। ओके। जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं, उन्होंने एम्पैनल ही नहीं किया इस और इस ओके। स्कीम के साथ अभी तक हाँ। अपने आप को।
क्योंकि वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रेट है जो हमें मिलेगा, हम उस रेट के अंदर ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। राइट। लेकिन बहुत सारे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल जो ऑलरेडी एम्पैनल्ड है, तो यहाँ पे ये चैलेंज आता है, एक तो ये चैलेंज है, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि अब पता लगा मैंने आयुष्मान भारत का मेरा कार्ड बना हुआ है और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं एक बड़े हॉस्पिटल में, मेरे पास नज़दीक था, मैं फटाक से वहाँ पहुँच गया, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ कवर ही नहीं है, या तो आप पेमेंट करो या आप ये अपना। चीज़ तो प्राइवेट पॉलिसीज़ के साथ भी होता है। बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स प्राइवेट पॉलिसीज़ को भी मना कर देते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं अवेलेबल। मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, अगर आपने ध्यान से सुना, एम्पैनलमेंट। ओके। तो कोई भी स्कीम जब होती है तो उस स्कीम के साथ एम्पैनलमेंट होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरी इंश्योरेंस कंपनी है और मैं हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं जितने भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कंट्री के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर, मैं उनको अप्रोच करता हूँ कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो मेरे कस्टमर बेस हैं, तो आप हमारे साथ एम्पैनल्ड हो जाइए। आपके यहाँ पे अगर हमारा कस्टमर आएगा तो आप उसको कैशलेस ट्रीटमेंट या उसका जो भी है, ठीक है, उसको डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगेन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है, बट आई वांट टू रेज इट, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं मनमानियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं। अगर आप, क्योंकि एज ए जनरल पब्लिक हम लोग देखते आ रहे हैं एग्जॉर्बिटेंट रेट्स हॉस्पिटल में। आप ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पूछेंगे मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, कहते ही वो पता लगा 1,000 की चीज़ 1,500 की हो जाती है। हाँ। ये होता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड बिल्स बनते हैं कि क्लेम मिलना है तो कस्टमर जब से नहीं रहा, इंश्योरेंस कंपनी ने भुगतना है, तो विच इज़ नॉट द राइट थिंग। तो इस बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई भी सरकारी योजना हो, पैनलमेंट और डी पैनलमेंट होता रहता है। यानी कि आज मेरी कंपनी के पैनल के ऊपर कुछ एक्स नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, कल को ये X-1 भी हो सकते हैं, X+1 भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई हॉस्पिटल हो सकता है जो कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दे कि भाई हम यहाँ के क्लेम नहीं देंगे क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट क्लेम्स है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर के अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉकेट ऐसे हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मुझे जानकारी है कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस करती ही नहीं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात करता हूँ, वो करती ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स बहुत आते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना एक तो ये भी है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ी मार ये भी पड़ती है, इंश्योरेंस कंपनी को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फ्रॉडुलेंट क्लेम्स इतना ज़्यादा है। अब स्कैम कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी को तो हम कहते हैं स्कैम कर रही है, कस्टमर या कस्टमर की तरफ से स्कैम नहीं हो रहा, हॉस्पिटल्स की तरफ से स्कैम्स नहीं हो रहा, डॉक्टर्स की तरफ से स्कैम्स नहीं हो रहा, वहाँ भी हो रहे हैं स्कैम्स। फ्रॉडुलेंट क्लेम्स क्यों बन रहे हैं, फ्रॉडुलेंट बिल्स क्यों बन रहे हैं? पेशेंट एडमिट नहीं हुआ, बिल बन के क्लेम पास हो रहे हैं, कैसे? तो इंश्योरेंस कंपनीज को कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, तो वो कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को या तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं या कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स को ब्लैकलिस्ट करते हैं कि यहाँ का अगर वो एड्रेस आएगा हमारे पास कि ये कस्टमर इस एड्रेस पे बिलोंग करता है, वी डोंट गिव दैम इंश्योरेंस। ओके। जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको तो देना पड़ता है, बट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास राइट है ना, बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क, तो वो मना कर सकती हैं। ओके। तो ये है, तो जब भी एज ए कस्टमर जब भी मैं कोई पॉलिसी ले रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे ये पता करना जरूरी है, क्या जिस इंश्योरेंस कंपनी की मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, क्या उसके अंदर जो हॉस्पिटल्स में मैं नॉर्मली जो मैं प्रेफर करता हूँ जाना, क्या वो उसके पैनल लिस्ट पे हैं या नहीं। ओके। अगर नहीं है तो मुझे उस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेनी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो प्रीमियम कम चार्ज कर रहा है, सस्ती मिल रही है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब ये आपके ऊपर है कि आप बार बार रोना चाहते हो या एक बार रोना चाहते हो। तो बेटर है कि एक थोड़ी अच्छी पॉलिसी ले लो, भले ही थोड़ी महंगी मिल रही हो, लेकिन आपको एज ए कस्टमर ये देखना जरूरी है, क्या मेरे देखो नॉर्मली होता क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम की मोस्ट ऑफ द केसेस जरूरत क्या पड़ती है कि जो मेरे घर के आसपास के हॉस्पिटल्स, मैं वहीं जाना ट्रीटमेंट पसंद करूँगा ना, ताकि मेरी फैमिली को भी इजीली अप्रोच हो, जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए। नॉर्मली यही होता है। इमरजेंसी में कहीं बाहर हूँ, कोई हो गया, वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है मेरे घर के आसपास ही किसी हॉस्पिटल में हो रहा होता है। तो क्या मेरे घर के हॉस्पिटल्स आसपास जिनमें मैं प्रेफर करता हूँ जाना, क्या वो मेरे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के पैनल लिस्ट पे हैं? अगर हैं तो मुझे जाना चाहिए, फिर मुझे प्रीमियम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कवरेज क्या क्या आ रहे हैं उसके अंदर। कुछ एक्सक्लूजन्स के बारे में पता, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हम लोग देखते ही नहीं है पॉलिसी। एडवाइज़र ने बताया, नहीं बताया, क्या बताया, आंख बंद करके विश्वास कर लिया, पॉलिसी ले ली, पॉलिसी को उठा के देखा नहीं। देखिए तो एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। क्या मेरे को कोई बीमारी है, ऑलरेडी है, तो मैं डिक्लेयर करूं उसको? मैं छुपा जाता हूं कि अगर मैं नहीं
अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था। एक मेरे जानकार ने मुझे अप्रोच किया कि उनको अपने पिताजी का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। मैंने कहा ठीक है जी, करा देंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे प्रैक्टिस मैंने पूछा, मैंने कहा ठीक है जी, बताइए इस मेडिकल हिस्ट्री। नहीं, वो डॉक्टर साहब को भी पीछे दिखाया था, तो उन्होंने बोला है कि कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप इसलिए पॉलिसी ले रहे हो क्या? कह रहे हाँ। मैंने कहा एक बात बताऊँ आपको, मैंने कहा कैटरेक्ट 2 साल तक कवर नहीं होगा, पहली चीज़। और चूंकि आपने मुझे बता दिया है तो मैं तो उसको डिक्लेयर करूंगा ही करूंगा कि ऑलरेडी डॉक्टर ये डायग्नोस कर चुका है कैटरेक्ट है। तो मैंने कहा ये वैसे ही कवर नहीं होगा 4 साल के लिए, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में आ जाता है। लेकिन अगर पता नहीं है तो 2 साल के बाद कवर होता है, 2 साल के अंदर कवर नहीं होता। कह रहा है संजय डिक्लेयर ही मत करो। मैंने कहा आप फॉर्म में डिक्लेयर नहीं करोगे तो मैं अपनी रिपोर्ट में लगा के भेजूंगा, क्योंकि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि कल को क्लेम आपका 200% डिनाई हो जाएगा। क्योंकि कैटरेक्ट, ये मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कैटरेक्ट का एक ड्यूरेशन होता है कि डेवलप होने का कितना टाइम है। तो मेडिकली हम उसको पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना है, ये कब डेवलप हुआ है। तो मेडिकल साइंस इज सो एडवांस, तो आज की तारीख में छुपाने वाली चीज़ें नहीं है। आज की तारीख में किसी भी बीमारी का ये पता लग सकता है इसका हिस्ट्री कितना पुराना है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता ही नहीं है, कोई सिम्टम ही नहीं, वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे पता है, मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा, अभी जो मैं सेक्शन 45 की बात कर रहा था, तो गलती कौन कर रहा है? तो हालांकि मैंने फिर उसका डिक्लेयर करवाया, ठीक है ना, मैंने उसका डिक्लेयर करवाया, उसको बोला कि अभी अभी जस्ट डायग्नोज हुआ है ये चीज़। अल्टीमेटली फिर थोड़ा सा लोडिंग आया, पॉलिसी इशू हुआ, प्रीमियम एक्स्ट्रा लिया कंपनी ने कि ठीक है जो नॉर्मल रेट था उस रेट में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके, और उसके बाद कंपनी ने ये बोला, उसमें साफ इंस्ट्रक्शन आ गया कि हम लोग इसको 1 साल पहले साल में नहीं देंगे क्लेम। ओके। तो फिर मैंने उसको में कि कंपनी ये कह रही है भाई हम पहले साल में क्लेम नहीं देंगे, आप पता कर लीजिए अपने डॉक्टर से कितना टाइम वेट कर सकते हैं, क्या 1 साल का समय है, अगर रुक सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँख चली जाए तो भैया इतना रिस्क तो नहीं ले सकते। तो उसने बात करी, तो डॉक्टर ने बोला अभी 1.5 साल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है देन गो फॉर इट। तो सेकेंड ईयर में वो क्लेम मिला उसको। ओके। अब यहाँ पे ये एडवाइस थी, कस्टमर ने मुझे बताया, अब कस्टमर नहीं बताता तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, ओके। तो वो चीज़ है। तो हमेशा अगेन मैं बार बार वही बात कहूँगा, कस्टमर की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी नहीं दी जाती है, छुपाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्लेम्स में प्रॉब्लम आती है और फिर बदनाम इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है। सो नहीं होना चाहिए, आप चीज़ें बताइए सारी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कंपनी, अब इस केस में भी देखें ना, कंपनी ने थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा ही तो चार्ज किया ना, बट क्लेम दे दिया ना बाद में 1 साल के बाद। वैसे तो मनी कर देती, तो पूरा का पूरा पैसा प्रीमियम भी बेकार गया, और फिर ये कहते जी ये तो प्रीमियम बेकार चला गया मेरा, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसका। लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम देके एटलीस्ट आपने कवरेज तो ले लिया, वो ज़्यादा बेहतर है ना, या बिल्कुल ज़ीरो कवरेज होने से। तो क्लेम तो मिला। तो एक आखिरी क्वेश्चन हाँ। बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, आप कोई एडवाइस है जो हमारे यूथ को देना चाहेंगे ताकि वो एक सिक्योर ज़िंदगी जी पाएँ आज के बाद? ओके, एक स्पेशली यूथ्स के लिए एक मंत्र हमेशा ध्यान में रखिएगा, सूनर द बेटर, डोंट डिले। उसके पीछे रीज़न क्या है? कम एज, रिस्क कम होता है, हेल्दी होते हैं, हेल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस के लिए हमारे पास टाइम बहुत होता है। तो प्रीमियम भी कम होता है, पॉलिसी आराम से इशू जाती हैं, कंपनी के साथ ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और आगे चल के कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होता है कि जी आपको प्रॉब्लम। तो 3 चीज़ों के ऊपर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यूथ को। सबसे पहले अगर आप अर्निंग है तो अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर 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 करवाइए, नंबर 1, ताकि इन केस इफ आई एम नॉट देयर, मेरी फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हम मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं, ये जरूर होना चाहिए बिकॉज ऑफ राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। 14% मेडिकल इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री के अंदर, 14%। आज जो काम 2 लाख में हो रहा है, आज से 10 साल के बाद वही काम 7.5-8 लाख में होगा। सो व्हाट्स द पर्पस? महंगाई बढ़ रही है। तीसरा चीज़, रिटायरमेंट सॉल्यूशन जरूर सबको करना चाहिए। सारी ज़िंदगी तो मेरा हाथ ऐसा रहा जब तक मैं कमा रहा हूँ, जब कमाई बंद हो गई तो मेरा हाथ ऐसा हो जाए। कौन चाहता है? करके देखो ऐसा, अच्छा लगेगा क्या? खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा यार, दे दे कुछ। और जिस तरीके से, जिस दिशा में
समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है, थोड़ा सा मैं ये रियलिटी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि माँ बाप के लिए बच्चे बोझ नहीं हैं, बट बच्चों के लिए आज की तारीख में माँ बाप बोझ बनते जा रहे हैं। ये हार्ड रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इससे हम भाग नहीं सकते। आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिले होंगे न्यूज़पेपर में वैसे भी कि है ना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घरानों के जो लोग हैं, बच्चों ने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रहने में मजबूर कर दिया है। बड़े बड़े घराने, ठीक है ना, मतलब दे आर मिलियनर्स, ठीक है। अब तो एटलीस्ट मैं रिटायरमेंट सोल्यूशन की क्यों बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा बच्चा मेरा केयर नहीं भी करता है बुढ़ापे में, अगर वो कर रहा है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद। एटलीस्ट जब मेरा एक्टिव अर्निंग ईयर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे को अर्निंग तो तब भी चाहिए ना। बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद कहते हैं जी खर्चे कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ चुके हैं, सब कुछ उसे, लेकिन मेरा ये मानना है कि खर्चे कम नहीं होते। कहीं ना कहीं डॉक्टर मेरा परम मित्र बन जाता है, केमिस्ट मेरा परम मित्र बन जाता है, क्योंकि बुढ़ापा है तो बीमारियां आए दिन तो खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। और एटलीस्ट मैं और मेरी वाइफ, हम दो बुज़ुर्गों को तो अपना गुजारा करना ही है ना। तो क्या उसके लिए मैंने कोई इंतजाम किया या नहीं किया? तो यंग एज में वो प्लानिंग शुरू कर देना इसलिए एडवाइजेबल रहता है क्योंकि मेरे पास ऑन एन एवरेज 30-35 साल का अर्निंग ईयर्स का पीरियड होता है, जिसमें मैं अगर थोड़ा अमाउंट करके रेगुलर बेसिस पे जमा करता रहूँगा तो रिटायरमेंट के लिए मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाता है। और उस कॉर्पस में से मेरी एक रेगुलर इनकम मेरे को जनरेट होकर आती रहेगी टिल माई लास्ट ब्रेथ। मतलब मेरे से बहुत बड़ी बात है ये कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मुझे पैसा मिलता रहेगा उस कॉर्पस में से। अब उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँ मुझे मिले, मेरे बाद मेरी वाइफ को मिलते रहे जब तक वो जीवित रहे, उसके बाद अगर कुछ पैसा बच रहा है तो मेरे बच्चों को दे दिया जाए। तो यानी कि एक लेगेसी भी मैं क्रिएट करके जा सकता हूँ। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ कि मैं और मेरी पत्नी जब तक हम जीवित रहे, हम दोनों का गुजारा चलते रहे, तो वो इनकम एक जनरेट होती रहनी चाहिए। तो इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर किसी भी व्यक्ति को जरूर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी विडंबना है आज के यूथ में जो मैं देखता हूँ। आज के यूथ में हाईली टैलेंटेड है, हाईली क्वालिफाइड हैं, पैकेजेस पे बहुत अच्छे काम शुरू करते हैं वो लोग, लेकिन इनकम आनी शुरू होती है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पहले खड़े कर लेते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं वो शो ऑफ में कि वो मोबाइल महंगा वाला चाहिए, गाड़ी लग्जरीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारे खर्चे हैं, ठीक है ना। उससे कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल प्लानिंग की हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो बैक सीट ले लेती है। और एक समय आता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़नी शुरू होती है, जब तक समझ में आना शुरू होता है तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, 2005 में जब मैं इंश्योरेंस में आया था भविष्य, उससे पहले सेविंग के नाम पे मेरे पास ज़ीरो था। टिल 2005 मेरी बिटिया 4 साल की हो चुकी थी, एक मैरिड मैन, 4 साल की बच्ची, और सेविंग कुछ नहीं। मेरे पास पापा के पुराने एक मित्र जो कि इंश्योरेंस का काम करते थे, ठीक है ना, पहले तो LIC कंपनी हुआ करती थी, तो उससे आते थे, तो कहते थे संजू करा ले। तो मैं कहता हाँ जी करा लेंगे, हाँ जी करा लेंगे। ये मेरा माइंडसेट था इंश्योरेंस में आने से पहले। फिर ऐसा समय आ गया था कि अगर पता लग जाए ना पहले से कि वो अंकल आने वाले हैं, तो मैं घर से गायब हो जाता था कि अंकल फिर वही बोलेंगे यार पॉलिसी करा ले, जो हम लोग की आज के डेट कि यार ये तो खून पे आते हैं इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन भविष्य जब 2005 में मैं इस इंडस्ट्री में एंटर किया और जब मैं 15 दिन की ट्रेनिंग में बैठा, क्योंकि अगर आप ऐसे फ्रीलांसर आना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जो कि रेगुलेटरी एग्ज़ाम है जो आपको क्लियर करते हैं। तो 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ करता था पहले, 15 आवर्स का, 15 डेज़ का। उस ट्रेनिंग में तीसरे दिन कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसा डिस्कस हो रहा था कि उस दिन मेरी आँख खुली और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई कि संजय, अगर आज तू आज इस ट्रेनिंग रूम से, सेंटर से अपने घर नहीं पहुंचा, रास्ते में तेरे साथ कुछ हो गया तो क्या? उस दिन मेरा बल्ब जला कि संजय बहुत देर हो चुकी है। देर तो हो चुकी थी क्योंकि मेरी एज भी हो चुकी थी थोड़ी सी, मैं मिडिल एज मैन उस टाइम पे, और बिटिया 4 साल की हो चुकी थी, बट स्टिल आई स्टार्टेड। और फिर वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टर्म इंश्योरेंस में आज भी नहीं ले पाया क्योंकि मैं लेट हो चुका था और मेरी हेल्थ, जो मुझे पता भी नहीं थी मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज़ काम कर रही है, जिसने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस, वो टर्म इंश्योरेंस लेने ही नहीं दिया। तो आई एम स्टिल अनइंश्योर्ड। तो मैं
आज के यूथ को यही एडवाइस देना चाहूँगा, डोंट डिले। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है, डोंट डिले, डोंट वेट फॉर अ राइट टाइम कि नहीं अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बुढ़ापे वाले काम है। सूनर द बेटर। प्रीमियम कम होगा, आपकी कॉस्ट कम होगी, कवरेज अच्छा मिल जाएगा, और आने वाले टाइम में जब भी कोई क्लेम रेस होगा तो क्वेश्चन राइज होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपने एक सही टाइम पे सही निर्णय ले लिया था। ओके। तो मैं तो आज के स्पेशली यूथ को मैं बोलूँगा, अपने इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर प्लान कर लो पहले से। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्लान कर लिया तो बस छुट्टी। मेरे को हर 2-3 साल में इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा इनकम चेंज हो रहा होगा, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो रही होंगी, मेरी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे हर 2 से 3 साल में एटलीस्ट रिव्यू करता रहना चाहिए, क्या मैं अभी भी सफिशिएंट कवरेज में चल रहा हूँ, चल रही हूँ, हाँ या ना। अगर नहीं तो मुझे उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। ये रिव्यू भी बहुत ज़रूरी है। बट येस, सूनर द बेटर। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट ऑन ए ट्रेन, इट्स अ वेरी स्मॉल क्राइम, छोटा सा पनिशमेंट है, 3 महीने का शायद जेल है, ठीक है, यही तो है ना, या कुछ पेनल्टी है। बट इफ़ यू डाई विदाउट एन इंश्योरेंस टिकट, इट्स ए वेरी बिग क्राइम, बिकॉज इट विल बी ए लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट फॉर योर फैमिली। ऑलवेज रिमेंबर दैट। कभी भी बगैर इंश्योरेंस के मरना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। मुझे धन्यवाद। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। इंश्योर्ड होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हमारी पॉलिसी में क्या लिखी है। तो आई होप कि मेरे जैसे हमारे ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। और इसी के साथ अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपका आज का फेवरेट और सबसे यूज़फुल मोमेंट कौन सा था। थैंक यू। एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा मैं, आपके जो ऑडियंसेस हैं मैं उनको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि बीमा एक ऐसा विषय है जो कि बहुत गहन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है शायद आपके मेरे डिस्कशन में कुछ चीज़ें ना कवर हो पाई हों और ऑडियंस के मन में कोई सवाल उठे, तो वो कमेंट में करके आपसे पूछ सकते हैं, जी। और मैं कोशिश करूँगा कि उनका आंसर अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ उनका समाधान करने की कोशिश ज़रूर करूँ। ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए।